Shikha ma'am, we should start. Okay, sir. Very good afternoon, everyone. I, C.A. Shikha Agarwal, welcomes you all on behalf of Jaipur branch of CIRC of ICAI. Today's VCM is on the topic CSR duties, rules and regulations of independent directors, which will be deliberated by C.A. Shweta Jain ma'am. Before starting our today's VCM, I would like to invite C.A. Rohit Maheshwari sir, Secretary CIRC, for his special address. Thank you, Shikha ma'am. Thank you, sir. Yes. Respected Chairman of Jaipur Branch, CA Kuldeep Gupta ji, Secretary of Jaipur Branch, CA Ruchi Gupta ji, and today's learned speaker, CA Shweta Jain ji, and all the members who joined the webinar. ये जो जयपुर ब्रांच पिछले 4 दिनों से जो कंपनीज एक्ट के ऊपर वेबिनार्स कर रही है, बेसिकली देखा जाए तो ये जो वेबिनार्स है ये प्रोफेशन अपलिफ्टमेंट के अंदर काम में आने वाले वेबिनार्स हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप देखते जा रहे हैं कि इनकम टैक्स और जीएसटी है उस पर तो हमारी सबकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो एक तरह से सबकी कंप्लीट प्रोफेशनल नॉलेज तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक प्रोफेशनल ग्रिप हमारा हो गया है. बट जहां एज फार एज कंपनीज एक्ट की बात हम करें तो वहां पर इशू ये रहता है कि जो आरओसीज है वहां से वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और प्रोफेशनल्स को डेली बेसिस पर जो नोटिस आने लगे हैं कि कहाँ डेफिशिएंसीज जो हमारी रह रही है, उसके लिए जो जयपुर ब्रांच ने पिछले 4 दिनों से जो वेबिनार कर रहे हैं डेफिनेटली बहुत अप्रिशिएबल है. और जयपुर ब्रांच ने जो मुझे इसके लिए इन्वाइट किया है, मैं जयपुर ब्रांच का थैंक यू करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. ओवर टू यू शिखा जी. Okay, so thank you, sir, for your words of wisdom. Now, I would like to invite CA Kuldeep Gupta, sir, who Chairman of Jaipur branch of ICAI, for his welcome address. Thank you, Shikha ji. Respected Shweta Jain ma'am, today's speaker, respected CA Lokesh Maheshwari ji, Secretary CIRC, and all the other committee members and viewers members. Thank you so much for joining this webinar. मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा. जैसे अभी सेक्रेटरी सर ने भी बताया कि जयपुर ब्रांच में एक अभी सीए डे सेलिब्रेशन के लिए हम 22 दिन की सीरीज, मैं आपको बताना चाहूंगा 22 डेज से हम कंटिन्यूसली सीए डे सेलिब्रेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं. और इसमें नॉट ओनली एजुकेशनल बट सोशल और हेल्थ अवेयरनेस एक्टिविटीज और ब्लड डोनेशन कैंप, वैक्सीनेशन प्रोग्राम और बहुत सारे जो सोशल इश्यूज पे जो अपने हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव की थीम पे हम ये पूरे 22 दिन का प्रोग्राम कर रहे हैं. और मीनवाइल क्योंकि कंपनीज एक्ट, क्योंकि जनरली क्या होता है कि सीए, जीएसटी या इनकम टैक्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ऑडिटिंग पे इन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस होता है. और कंपनीज एक्ट से रिलेटेड चूंकि अभी ऑडिट का टाइम है, कंपनी ऑडिट्स के भी रिलेटेड है और बुक्स फाइनलाइजेशन अभी मैक्सिमम जो कॉर्पोरेट्स है जो मिड एंड स्मॉल साइज के हैं उनमें सब में चल रहा है. तो ये हमेशा एक क्वेरीज होती है. तो हमने इस 22 दिन के प्रोग्राम में हमने 4 स्पेसिफिक सेशन हमने इस पर्टिकुलर कंपनीज एक्ट पे रखे. और जैसे लोन टू एंड फ्रॉम द डायरेक्टर, सीएसआर पॉलिसी, ऑडिट रिपोर्ट, क्वालिफिकेशंस और बहुत सारे इन सब चीजों से रिलेटेड भी रखी. आज का जो सेशन जो श्वेता मैम का है वो है कि सीएसआर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. सीएसआर पे क्योंकि चूंकि कंपनी के दिमाग में ये आता है जो डायरेक्टर्स, बोर्ड या मैनेजमेंट है कि ठीक है हम सोशल एक्टिविटीज रहे, बट कहीं ये करते करते भी कहीं हम ऐसा कोई वॉयलेशन तो नहीं कर रहे हैं रूल्स का, ऐसा कोई हम ओवरलुक तो नहीं हो रहा कि कोई हम कोई कंपनीज एक्ट का कोई पॉलिसी का हम वॉयलेशन कर रहे हैं और जिसका हमें भरपाई करनी पड़े या हमें लिए कुछ ऐसा पनिशमेंट नहीं हो जाए. ठीक है, तो उन सब चीजों के लिए आज हमने मैम को इनवाइट किया है. एक दूसरा है कि अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें अभी जैसे एग्जाम भी होते हैं और उसका एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एक डेटा बैंक भी बन रहा है. उन सब में आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में मैम आज ब्रीफ में बताएगी. Thank you so much, Shweta ma'am, for accepting an invitation to be a speaker in this session. Thank you. Thank you. Over to Shikha ma'am. Okay. Thank you so much, Kuldeep sir, for your words. Now, I would like to introduce our today's speaker, CA Shweta ma'am. Shweta ma'am is practicing since 2009 as a company secretary. She has done BCom and have studied law from Law Faculty, Delhi University, and pursuing MBA in Finance from ICFI. She was the first candidate to obtain practical training from PwC. She has done executive course on entrepreneurship from Harvard edX and soon to be a PhD scholar.
In the year 2021, her articles were published in ICSI newsletter for complete 12 months consecutively. She is also a blogger, YouTube channel information provider. Her first independent book was released in 2021 on Know You RTI, a booklet on Right to Information Act. Further books on organic farming and entrepreneurship are the upcoming write-ups. She has served various reputed corporates, including PwC, Ericsson, Swastik Oxide, Moindapuri and Company, and Tricon projects. Her co-working areas apart from secretarial tasks include entrepreneurship, CSR, legal documentation for investment in startups. She is working and connected with IIT Kanpur Incubation Center, WBF World Business Angel Investment Forum, and BHS, the first robotics manufacturing company in India. Now, I request Shweta ma'am to deliberate on the session and enlighten us on today's topic. Hand over to you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Shikha, for this very great introduction of mine. Although I'm a very ordinary person, just a learning professional like we all are. And yes, good afternoon, ICI Jaipur. Although I have delivered, sometimes I mean have attended some of the sessions to in Delhi for CMA or ICSI, but Jaipur, apart from Delhi, this is going to be my first time. So first of all, don't expect it to be a very expert kind of a session. I mean, we are going to just make it a very interactive one. I mean, as much as we can raise the questions, as much as we can discuss upon the issues, that will remain the strategy for me. This is what I feel. And it definitely gives me an immense pleasure putting my words before you all. And would like to begin with, I mean, I will try to elevate the session right from the PPT, which is more or less on the Q&A session. I mean, which is carrying the slides are based on question and answers. And I have taken into context the recent like the rules which have been amended, because I do feel that the CSR is the most sought after topic for the NCA as well as for our professionals. And maximum times, as much as times MCA has issues FAQs on CSR, none other topic they have touched upon. So recently, 25th January to 2021 is the latest amendments. This is what I have taken into account, and we are going to comply according to the same. So thanks so much, Shikha. Thanks so much, Kuldeep ji. Thanks so much, Ruchi ma'am, Lokesh Maheshwari ji, everyone. Thank you so much. So would like to start with my sharing my PPT on the stage. Am I audible clearly? Yes, ma'am, absolutely. Okay. Shikha, hello? Yes, ma'am. Hello? Yes, ma'am. Is my PPTs, I mean, well, Yes, ma'am, now visible to all? visible. Visible. Yes. So this is going to be the corporate social responsibility. Although Kuldeep ji wanted me just to take about something on IDs. So Kuldeep ji, we will be covering the IDs, independent directors separately. I mean, on the general things. But yes, along with the same, I will be taking care in the general parlance. We will take care of the independent directors as well as other directors. So first of all, this CSR, let me tell you that when we talk of any of the, as Lokesh ji and Kuldeep ji has said, that so many companies and provisions are like trickling us. So what I do feel is that always we have to go for the interpretation of the same. So far, I have, I mean, studied the CSR or the independent directorship, everything I have studied. I have seen the interpretation is something which is playing a vital role when we go to implement the same, when we're going to apply the provisions upon the practical situations. So we will take into account all the provisions on the practical basis, right? So begin with Shikha, it is going fine now, because Yes, I'm ma'am, not yes. able to see you all. Only I don't know what is wrong. But,
Ma'am, you are on first page of PPT, right? Yes, I am on the first page, Yes. but I'm not able to see all of you. Only this PPT Actually- is coming to me. Actually, we have to minimize, right? If I do minimize, then I'm not able to see you all because not able to make my myself. I don't know. Myself would be visible to you, but I'm not able to view any of you. Yes, you are visible to us. Okay, this is more dangerous. Actually, How to do this now? Because connection is definitely necessary. Just give me a chance. राइट साइड मैम एक स्क्रीन आ रही है, अगर हम लोग के राइट साइड में शो हो रहा है. नहीं, मेरे राइट साइड में नहीं हो रहा शो. I think now. मैम प्लीज प्रेस F5. F5 के बाद हो जाए एक बार. Okay, I did F5. F5 I did, yes. But nothing has happened. Still, I'm not able to see anybody. The Zoom kind of, I mean, it is coming upward to me, but not exactly the picture I'm finding of anybody. But as I opened this PPT, now I finished all. I mean, because without making a connection, I will not be able to speak up. Like, just give me 2-3 minutes. Yes, now it is fine. Thank you so much for the patience. Yes, would like to go ahead. CSR is basically divided into section 135. There are 2-3 things only we have to take care while complying with the CSR things. So section 135 is one thing. Then the second thing is schedule 7. Actually, as per myself, schedule 7 is the ultimate guardian. शेड्यूल 7 ही वो गॉडफादर है जिसके अराउंड हम अपना सारा जो सीएसआर का एक्टिविटीज है, सीएसआर का जितना भी हमारा लाइक जो फ्रेमवर्क रहता है वो शेड्यूल 7 के बियॉन्ड नहीं हो सकता. तो सेक्शन 135 है, लेकिन हम कोई भी सेक्शन में हम देखते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर वो हमेशा लिखा रहता है कि इट एज में बी प्रिस्क्राइब. तो प्रिस्क्राइब मीन्स के रूल्स वी हैव टू टेक केयर. तो जो हमारे रूल्स हैं जो टाइम पे अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन अभी जो 2 जनवरी 2021 वाले जो रूल्स हैं, दीज आर द रिसेंट वन. So we have to take care of it, and हमारे जो compliances होंगे, those will be attributed to the same. So the framework includes the section 135, schedule 7, which is the ultimate guardian and the godfather for the whole CSR framework, and जो हमारे rules हैं, these are the only things. Right? उसके बाद we have to go for the अब कहाँ पे apply होता है, because CSR is not something which is applicable upon everybody. तो मैंने अपने लाइक मेमोरी के लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया था, which is NTP is equal to 500 then 1000 then 5 means the net worth that if any of the company. अच्छा, यहाँ पे we need to understand every company. So every company is actually a keyword, means कि any company irrespective of public, private, holding, subsidiary, foreign, any company. जो सेक्शन 135 का जो बिगनिंग होता है, इट इज ओनली विद एवरी कंपनी. अगर आप इसको देखेंगे तो एवरी कंपनी मैन इट सेज की मींस की जो भी कंपनी जिसका कि ये क्राइटेरिया है, एनी वन ऑफ देम, इफ इट फॉल्स इनटू इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, तो इट विल कम विद इन द एम्बिट ऑफ CSR. So here it is, net worth is 500 crores, turnover is 1000 crore, or the net profit of rupees 500 crore or more, which it is the threshold limit. उसके beyond, उसके more and above and all जाएगा, तो the CSR implications will start. ठीक है, तो this is what NTP हम ऐसे याद कर सकते हैं. NTP is equal to 500,000 and 5. This is a small formula I formulated for myself because I am very weak in. There are so many, I mean, limits and so many tables we have to take care of. So this is something. Then we have to go for the applicability. Again, I have said that it is specific to each. कि ये ऐसा नहीं है कि अगर होल्डिंग है और उसकी सब्सिडरी, मींस कि होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑल्दो दे आर इंटर रिलेटेड, हम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो
बट अगर होल्डिंग कंपनी के ऊपर CSR इज इम्प्लाइड, नेवर मीन्स दैट सब्सिडरी विल ऑल्सो बी कवर्ड, मतलब वो उसके साथ में उसका कोई भाईचारा जैसा नहीं चलता. इट इज particularly companies that says कि CSR applications is specific to each company, irrespective of उनका क्या relationship है, whether associate, whether holding, whether subsidiary, any kind of a relationship they are possessing, they are tying up into, but it is applicable on a specific basis. And here it is an example also, so I need not to mention, because अगर वो एक X holding है, Y उसकी subsidiary है, X पे apply हो रहा है, why need not to be pulled up into the same, वो अपना separately handle करेगा. So the thing is कि जो हमने point यहाँ से हमने निकाला है वो ये है कि it is applicable to every company. और ये चीज इसके लिए क्वेश्चन आता है कि whether it is applicable on section 8 companies also, because वो already charitable में और religious activities में fall करती हैं. तो is it applied on section 8 companies also? Yes, because वो simply ये बोलता है कि section every company who is falling into this will have to go with the CSR implication. So section 8 companies in their independent and individual capacity, they will also be covered, right? This is all about the applicability. ये देखिए वही सेक्शन 8 जो हमने कवर किया, इट इज ऑल अबाउट, बिकॉज उसका बिगनिंग ही ऐसी है. Then we come to the CSR provisions applicable when a company completed. अगर suppose हम ये बोलते हैं कि like if हमने ये तो देख लिया कि immediately preceding year के अंदर जो हमारा threshold limit है, जो criteria है, उसमें से कहीं पे fall हो रहा है, but जो हमारा CSR obligation amount होता है, जो spendings होता है, it is actually decided with the help of profits जो हम generate करते हैं. आपका ठीक है टर्नओवर तो हो गया, क्योंकि और करके बोलता है. टर्नओवर में यस हम लोग उसको फॉल कर रहे हैं, हमारा 1000 करोड़ का टर्नओवर है, कंपनी CSR के एम्बिट में आ जाती है. बट भाई हम कैसे जो अमाउंट है स्पेंडिंग्स है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर द सेम इट इज अ सिचुएशन कि इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग ईयर का जो भी हमारा एवरेज होता है उसका 2% हम निकालते हैं. एंड वहाँ पे हम सेक्शन 198 का जो हम रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स का कैलकुलेशन करते हैं उसको ही हम लाइक टेक केयर करते हैं. तो यहाँ पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत वाइडली हम लोग मतलब फेस करते हैं कि इफ इन द इवन क्राइटेरिया इज कंपनी फॉलिंग इनटू, बट इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर के अंदर 3 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, फाइनेंशियल ईयर कंपनी अभी रिसेंटली इनकॉर्पोरेट हुई है, देन व्हाट विल हैपन इन दैट केसेस? व्हाट विल हैपन इज कि एटलीस्ट हम जो 2% हम लेंगे, एवरेज नेट प्रॉफिट्स लेंगे, वो हम जितना समय कंप्लीट हुआ है उसका हम लेंगे. I mean 3 years अगर कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो whatever period company has spent with, it will be taken care of. And this is what we have tried to make understand with the help of an example also, which can definitely very well help us understanding the situation, because ये बहुत tricky रहता है and many more times we face this situation when into practice like. ठीक है. Then we come to the glossary. This is all about the section 135 because हमारा जो परिधि है, जो सेंटर है, it goes all around section 135. Section 35 के अंदर जो आपका applicability वो हमने डिस्कस कर ली. Then we comes to the board report, CSR committee, CSR policy, spendings and treatment to unspent amount, जो कि हमारा अभी recent जो amendment हुआ है 2021 जनवरी में, उसका ये outcome है कि उसमें कुछ उन्होंने modalities को change किया है. So this is what we will take care of. And also the compliances में जो default, जो हम एक बार शायद डिस्कस भी कर रहे थे कुलदीप जी के साथ कि जो उसके मतलब जो compliances और जो डिफॉल्ट है उसको लेके ना बहुत एक मतलब एक माइंड में एक सिचुएशन, एक कंफ्यूजन रहती है कि भाई अगर CSR कंप्लीट नहीं हुआ, CSR कंप्लाई नहीं हुआ तब तो चलो ठीक है, तब क्या हमारे नॉन कंप्लायंस के लिए क्या वो रहेंगी प्रॉब्लम्स. बट अगर आपका कॉन्ट्रोवेंशन दूसरी साइड पे हुआ है कि ठीक से नहीं हुआ, प्रॉपर हमने ट्रांसफर नहीं किया, तब क्या रहेगा? तो हमारी जो डिफॉल्ट के लिए कंप्लायंसेस है वो दोनों केसेस में अलग अलग बताए गए. दिस इज ऑल्सो समथिंग वी विल डिस्कस लेटर ऑन. And then directions by the central control government and जो exemptions है, it is again 135 section 9. Subsection 9 is again a very important section. This is all we will cover later on. So here's the glossary of the same. Going to the next, now I would like to go ahead with the CSR committee. Kuldeep ji, am I the speed is fine with, or I need to slow down? Shikha ma'am. Now we come to the composition of CSR committee. Composition of CSR committee के अंदर देखिए ये तो हमने देखा ये कि जैसे ही अगर हम एक ब्रीफ में एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि जैसे मैंने देखा लास्ट ईयर मेरा इमीडिएट प्रीसीडिंग के ईयर के अंदर जो भी दोनों तीनों क्राइटेरियाज है उसमें से कोई भी क्राइटेरिया में कंपनी फॉल करती है, व्हाट आई विल डू नेक्स्ट ईयर,
ऐसे लॉ इज साइलेंट अबाउट इट कि भाई कितने समय के अंदर हमें CSR कमेटी फॉर्म करनी है. लॉ इज नॉट सेइंग कि विद इन 3 months और 2 months और 6 months, बट प्रैक्टिकली विद इन 6 months. मैं क्यों आपको बताती हूँ इसका इंटरप्रिटेशन देखिए कि जो भी हमारा CSR कमेटी का जो मेंशन होता है इसका डिस्क्लोजर हम कब देखते हैं, हम अपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में देते हैं. Director's report has to be completed within 6 months because AGM has to be conducted within 6 months. तो हम एक ये वही इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे हम एक फॉलो करके रखते हैं, हम एक माइंड में रखते हैं कि विद इन 6 महीना के अंदर वी हैव टू फॉर्म अवर CSR कमेटी. So it is also being asked कि भाई what is the time limit within which when company gets to know that it is falling within the ambit of CSR. Now CSR going to apply over it. So within how much of the time CSR committee has to be formed. So here law is silent about it. Company law is nowhere mentioning about the same, but yes, indirectly in a passive way, since it is connecting the same to the director's report. It is so we presume that at the maximum CSR committee has to be formed within 6 months of the financial year ending. I mean, within by March के 6 महीना के अंदर अंदर we should form our CSR committee. Now, what about the composition of the same? So, listed company 3 or more directors, जिसमें से कि हम ये बोलते हैं कि 1/3 shall be the this independent directors. Unlisted company के केस में हम देखते हैं कि 3 or more directors, जिसमें कि 1 of 2 shall be the 1 of 2. Again, we have to see that in case of a listed company, 3 or more directors, out of which at least one shall be an independent director, right? अगर listed company है, उसका composition होता है, उसमें CSR committee has to be complied of 3 directors, जिसमें से one should be by must it should be an independent director. Then in case of an unlisted public company, 3 or more directors, out of which at least one shall be an independent director. However, if there is no requirement of having an independent director company, 2 or more directors, क्योंकि listed company के केस में independent directors must हैं, but unlisted company के केस में independent directors appointment must नहीं है. It depends on certain criteria is again there कि वहाँ पे paid up capital is if 10 crores, if their outstanding is like something about and if जो उनका outstanding है plus उनका turnover है, so वो criteria होता है, तब हम unlisted public company को follow करते हैं और वहाँ पे हम independent IDs का appointment हम like करते हैं. So if it is not required, then 2 or more directors shall be the framing the part of. Now we comes to a private company. Private companies के अंदर independent directors का कोई requirement नहीं होता. Only 2 or more directors. No independent directors are required as mentioned in proviso because private limited companies are exempted from appointing the independent director. Then we come to the foreign company. At least 2 persons, out of which one shall be specified under section 381D and another shall be nominated by the foreign company. अब मैं आपको बताती हूँ section 381D it speaks about the authorized representative. जब हम foreign company को form करते हैं, इनको update करते हैं, तो what happens, हमें एक authorized representative sort of हमें like उनको यहाँ पे appoint करना पड़ता है and his duty is to receive all the notices, all the intimations, all the informations from the MCA. तो वो एक पर्टिकुलर जो एड्रेस होता है उस एड्रेस के ऊपर नॉट ओनली टू डिलीवर द थिंग्स बट टू ही हैज टू रिसीव एंड एक्नॉलेज. So it's a kind of authorized representative which has to be one person and another person who can be a foreign national also is to be appointed or nominated by the foreign company. This is how in case of a foreign company CSR committee is composed, I mean formulated. So it was all about the composition of the CSR committee. Then we come to the exemption. जो अभी हमने पहले बोला था कि CSR committee ये तो देख लिया हमने कि as per following things and like keeping in view these criteria and in this way we can constitute a CSR committee. But there is an exemption also. Section 135 subsection 9 बोलता है कि जो कंपनी का क्राइटेरिया हो गया, कंपनी CSR एम्बिट में आ गई, उसके बाद हम जब इमीडिएट लास्ट 3 years का जो हम 2% एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं उसके बेसिस पे हम अपनी CSR ऑब्लिगेशंस या जो हमारी स्पेंडिंग्स हैं उसको डिटरमिन करते हैं. इफ दोज स्पेंडिंग्स आर नॉट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज, जो हमें स्पेंड करना है CSR के नाम पे, अगर वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो वी नीड नॉट टू फॉर्म द CSR कमिटी.
तो हेयर वी नीड टू मेंशन कि जो सारे CSR कमेटी के जो भी वर्क्स होते हैं, जो भी उनका सारा जो लाइक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, those are being delegated to the board of directors. So here one exemption is being given by the law under the section 135 subsection 9, which is exempting to the companies from constituting the CSR committee. Now we come to the functions. Since we are top notching the topic of CSR committee, so we need to understand the functions which are being for which the committee is being formulated. So here the formulate and recommend the CSR policy. अब CSR policy क्या होता है? देखिए मैं जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, CSR is totally a relationship between a power and your responsibility. See, resources are your money is yours. I mean, the company, any organization, the money belongs to them, but the resources, it belongs to the society as a whole. And यहाँ पे जो हमारा CSR का जो आप whole concept देखेंगे ना, it is revolving around a serving public at large. मतलब इसमें अगर हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे कि जो हमारी एक्टिविटीज है उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों को एक्सक्लूड किया हुआ है, which is including the your employees, your political parties, any sort of business promotion, any sort of sponsorship, और जो भी ऐसा कुछ जो कि किसी गवर्नमेंट की स्कीम को अपहेल कर रहा है, वो सब चीजों को उन्होंने साइड कर दिया है, उन सबको एक्सक्लूड कर दिया है. यहाँ से हमें ये पता चलता है द विजन एंड द बेसिक स्पिरिट ऑफ CSR लाइज to serve the society at a large. I mean, public at large. Here, it should not be attributed towards a particular community, community in the sense that your employees or any particular segment from whom we are getting indirect or direct interest. Kind of a benefit. It should not be there. So here we have to formulate and recommend the CSR policy. CSR जो कमेटी होता है उसको ये ध्यान में रखना होता है कि जो भी आप अपनी CSR पॉलिसी कर रहे हो, एंड पॉलिसी इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोग्राम्स, ऑल दोज प्रोजेक्ट्स, ऑल दोज एक्टिविटीज जो कि हमारी स्पेंडिंग्स के अकॉर्डिंग हो, तो वो उसको फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड करता है. देन वो अमाउंट ऑफ जो एक्सपेंडिचर है इसको वो रिकमेंड करता है. CSR एक्टिविटीज का जो भी अमाउंट हमें इनकर करना है, those are being recommended by the CSR committee to the board and monitor the CSR policy. देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक और भी पॉइंट है कि only transferring the fund to a corpus is not enough. कि हमने एक्टिविटी हमने कैरी कर दी, हमने इस नाम पे पैसा निकाल दिया, is not enough. Actually the basic spirit says, तो जो बेसिक इसका एम है वो ये बोलता है कि जो आपके आउटकम्स हैं वो they should be duly impacted the society whom you are targeting, whom you are wishing good for about. And for this purpose the concept of monitoring the CSR policy is very much opted for. And here the main role is being played by the CSR committee as well as the board of directors of the company. They both go hand in hand. I mean, the board of directors, they are PAEM, they execute and monitor along with the CSR committee that जो भी हमने CSR committee के नाम पे पैसा निकाला है, जो भी हमने CSR के लिए हमने अपने projects या programs को या activities को हमने formulate किया है, it should really serve the purpose. So monitor is something very important. Then we come to the formulate and recommend to the board in annual action plan. जो एनुअल एक्शन प्लान है ये अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है उसका आउटकम है, उसमें इन्होंने इसमें चेंजेस किए हैं. एंड एनुअल एक्शन प्लान हम इसको भी नीचे वाली स्लाइड्स में नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे. इट इज आल्सो कैरिंग विच इज टू बी इंक्लूडेड इन द सेक्शन, और वो हमारी जो CSR पॉलिसी है इसके अंदर इसको मेंशन करना है कि हाउ एंड इन व्हाट वे वी विल एनुअली मेक द एक्शन. So what will remain the strategy for the year? So this is all about the annual action plan. Then we come to the as we have talked about the CSR committee and board of directors, they go hand in hand because CSR committee जो भी है सब कुछ formulate करके board of directors के सामने रखती है. Only the board of directors have to approve the same. Here I have formulated a price. It is in the form of PAEM, which is the जो CSR है उसमें जो board of directors का role है, it is depending upon PAEM, plan that approves then execute and monitor. तो अप्रूवल जो है ना, बेसिकली CSR पॉलिसी ने जो आपको फॉर्मुलेट करके दिया है, जो सब कुछ डिजाइन करके दिया है, जो आपको रिकमेंड करा है उन्होंने, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज टू अप्रूव देम. Once it will come into approval, then only it will start the execution.
and again execution shall be determined by the board of directors, because CSR is actually a board driven process. So CSR committee do everything, but actually it has to be approved and executed by the board of directors only. तो यहाँ पे हम साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो रोल है, जो उनका पार्ट है, उसको भी हम CSR के कॉन्टेक्स्ट में यहीं पे देख लेते हैं. Here it is we are saying, हमने एक छोटा सा एब्रीविएशन बनाई लिया है PAEM to approve the CSR policy which is being designed and formulated by the CSR committee. Then we have to disclose the contents of CSR policy in directors report. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार हमसे किसी ने क्वेश्चन किया था ये कि जो है कि नॉन कंप्लायंसेस अगर होते हैं तो उसमें डायरेक्टर्स का क्या रोल रहता है. Let me tell you that directors are totally responsible क्योंकि उनको सब कुछ disclose करना पड़ता है. Can you imagine, everything has to be disclosed in the financial statements, everything has to be disclosed in the director's report, and director's report are particularly signed by the directors of the company, right? So disclosure contents जो भी CSR policy के होते हैं वो उनको director's report में देना पड़ता है. दिस इज समथिंग अ वेरी, जो अगर हम लेटर ऑन देखेंगे कि जो हमारा मॉनिटरिंग का जो प्रोसेस है ना CSR मैकेनिज्म में, जो मॉनिटर वाला पार्ट है, मॉनिटर वाले पार्ट के अंदर डिस्क्लोजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. क्योंकि जब आप कोई भी चीज को आप किसी भी कंपनी में, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस शैल बी द प्रैक्टिसिंग पीपल ओवर हियर, एंड मोस्ट ऑफ द जब हम अपने क्लाइंट को ये बोलते हैं कि दिस इज समथिंग वी विल क्वालिफाई, दिस इज समथिंग वी विल डू मेंशन इन आवर रिपोर्ट्स, maybe it's the director's report, it's the auditor's report, और हमारा जो secretarial report होता है, client always take a step ahead. I mean, he wants things to be ratified in a way कि वो disqualification ना चली जाए. So disclosure plays a very important role when we have to, and जो इसका monitor mechanism है CSR का, वो it's mostly disclosure based, may it be the financial statements, may it be the director's report. Now, third is ensure that the activities included in the CSR policy are undertaken by the company. Not only आपने CSR committee बना ली, आपने determine कर लिया कि this much of amount shall be transferred to the corpus, this much of amount shall be transferred to the fund. It's not okay. या हम जो implementing agencies वाली बात करते हैं, जो हम later on देखेंगे कि क्या किस तरीके से हम CSR को execute कर सकते हैं. तो it's not important only, it's not sufficient. अंडरटेकिंग बाय द कंपनी इज इक्वली इम्पोर्टेंट, कि जिस चीज के लिए हम पैसा निकाल रहे हैं, जिस चीज के लिए हम फंड को क्रिएट कर रहे हैं, जिस चीज के लिए हम कमेटी फॉर्म कर रहे हैं, that 2% or more of the money should be duly undertaken for by the company for the activities they are targeting for. Now again, ensure the company spends in every year 2% of the average net profits of the company immediately preceding 3 years, right? यहाँ पे भी एक ट्रिक आता है कि सपोज आपका इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर के अंदर आप कोई लाइक क्राइटेरिया में फॉल करके आप एम्बिट में आ गए हो CSR के, बट आपका लास्ट 2 इयर्स का जो प्रॉफिट है वो या जो आपका एवरेज नेट प्रॉफिट्स है, वो अगर आपका स्मॉल अमाउंट निकल रहा है या वो इतना अमाउंट नहीं निकल रहा कि आप उससे कुछ बहुत बड़ा कर सको, तो हियर इज अ प्रोविजन जिसमें कि यू कैन कोलैबोरेट विद 2-3 मोर कंपनीज ऑफ अ सेम कॉर्पस, जिनका कि सेम CSR फंडिंग होने वाली है. आप उनके साथ मतलब अपने को क्लब कर सकते हो, एंड अलोंग विद यू कैन कैरी some or more of the activities as described in Schedule 7 to the fund or to separately the activities. So this is also provision. So यहाँ से we can envisage the vision of the CSR that it is actually meant to serve the public at large. क्योंकि अगर ये होता ना कि नहीं आपको छोटा अमाउंट है, but it's not like a formality. Although practically क्या हो रहा है we need not to discuss, but हम professionals हैं, तो keeping in view the professional conduct and keeping in view the all the goods being being provisioned by the law or the lawmakers, we need to take care of. तो हम यही सोचते हैं कि we have to take the CSR in a good spirit. Then again we come to the satisfy itself regarding the utilization. Undertaking the same and utilization, they are again the same thing. उसको हम utilize proper ठीक से वो हो रहा है कि नहीं हो रहा. Only shifting or transferring is not the enough, and it will not constitute as the mere discharge of the responsibility. Utilization is one of the important things. अभी फिर वो ये बोल रहा है कि if the company fails to spend the required amount, the board shall in director's report specify the reasons for not spending the amount. कुलदीप जी शायद हम डिस्कस कर रहे थे, if you remember, तो उसमें ये था कि सपोज हमें पता चल गया है, but somehow we are not able to take care of it कि भाई हम उसको कर नहीं पाए, तो what will remain the repercussion for the same. तो उसमें जो हमें
नॉन कंप्लायंसेस हैं, जो पेनल्टीज हैं, दैट इज फॉर सेक्शन 135(5) एंड सबसेक्शन 6 कि वो अनस्पेंड मनी का ट्रीटमेंट जो है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम स्पेंड नहीं कर पाए हैं, कंपनी अवेयर है लेकिन कि हम अपने एम्बिट में फॉल कर रहे हैं, तो इट डिस्क्लोजर इज डेफिनेटली वेरी मच इम्पोर्टेंट। So here we need to take care of. Then again भी जो हमने बोला था कि CSR पॉलिसी के अंदर एनुअल एक्शन प्लान हैज टू बी देयर. So annual action plan includes all the list of CSR projects and programs that are to be approved or undertaken. उनका कैसे एग्जीक्यूशन होगा, क्या मैनर रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी. सपोज मुझे एक स्कूल बनाना है, तो भाई क्या कौन कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, कहाँ पे हम उसका लैंड लेंगे, अगर हमारे पास लैंड है तो whether the registry is being done, whether sufficient contractors, all the contractors relating to the same has been appointed, whether we have taken some of any of the approval is required, if any sort of registration required from the Directorate of Education, have we done all this. So here the manner of execution plays an important role and we need to take care of it, जो कि mention हमारा होगा annual action plan के अंदर. Then again the modalities of utilization of fund and implementation schedules. So implementation schedule आपका कैसे रहेगा, क्योंकि जो हमारा amendment हुआ है उसके अंदर एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का भी आपने देखा होगा. ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर हम जब बात करते हैं तो विच इज बियॉन्ड 1 year, अप टू 3 years प्लस 1 year, बट 1 साल को जो क्रॉस करता है, तो भाई जो 1 साल को क्रॉस कर रहा है बट 3 years तक जो स्प्रेड आउट रहेगा, तो उसमें आप कैसे कैसे कब कब कैसे अपने पैसे को यूटिलाइज करोगे, कैसे अपने फंड को यूटिलाइज करोगे. हियर वी हैव टू सी ऑल दिस. देन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म फॉर द प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम. उसमें हम अपना वही देखते हैं कि जो एक पूरे टीम बनाते हैं, जो भी उनका मॉनिटर, उनके सुपरवाइजर्स और जो भी सुपरिटेंडेंट्स एक्सेट्रा, मतलब ऑल द प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैव टू बी गिवन इन दिस एनुअल एक्शन प्लान व्हिच इज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 5 सब रूल 2. Then we come to the CSR policy. So members, that as we have seen that CSR committee is formed, the committee का जो main prime function है, it is to formulate the CSR policy. So CSR policy now we try to dig in out. CSR policy is actually a statement which is carrying a list of all the CSR projects, programs, activities which a company plans to undertake. अच्छा, अभी आप ये बताइए कि सपोज मेरा 50 लाख का कॉर्पस बनता है, मेरा 50 लाख का CSR का ऑब्लिगेशन है, 50 लाख के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, दिस इज ऑल वी हैव टू डिटरमिन. सपोज मेरा 10 करोड़ का बनता है, 10 करोड़ इज माय CSR ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी XYZ कंपनी. सो व्हाट विल रिमेन द एक्टिविटीज सिनेरियो, क्या किस टाइप की एक्टिविटीज, किस लेवल की एक्टिविटीज, क्योंकि आउटसाइड इंडिया इज प्रोहिबिटेड, ओनली विद इन इंडिया वी हैव टू डू. तो विद इन इंडिया के अंदर एंड लोकल एरियाज प्रेफरेंस इज अगेन आई मीन टैग अपॉन अस कि हमें लोकल एरियाज को प्रेफरेंस देना है. So here we have to determine all the projects, all the programs and activities, keeping in view the CSR obligation or the spendings company is going to take care of, right? Then the monitoring process of such projects or programs. Again, मैंने आपको बोला कि monitoring process is being done by the committee and the board of directors hand in hand, because monitoring जो mechanism है, it is totally board driven and disclosure based. यहाँ पे ऐसा गवर्नमेंट का कोई डायरेक्शन नहीं है कि आपको कुछ मॉनिटरिंग से रिलेटेड कोई रिपोर्ट पेश करनी है या सालाना एक जो हमारा CSR 2 है, दैट इज समथिंग डिफरेंट. बट अदरवाइज हमें अपना ऐसा कोई मॉनिटरिंग का कोई ऐसा रिपोर्टिंग MCA में या कहीं पे कोई फाइल नहीं होना. इट इज ऑल डिस्क्लोजर बेस्ड कि जो भी डायरेक्टर्स का रिपोर्ट होता है या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपको उसके अंदर डिस्क्लोज करना है. So monitoring process of such all the programs and projects, these are all disclosure based. So we have to clearly mention the same in the CSR policy. Then we again specify the surplus arising out of the CSR projects or programs or activities which shall not form part of the business profit. कुछ भी surplus आता है तो again हम उसको flow back कर देते हैं CSR fund के अंदर ही. It has no way to be the part of your business profit. हम उसको कहीं पे भी अपने income tax के अंदर, as you friends are more aware of the taxation like provisions, and also it cannot be taken it cannot be benefited in a way of business profits while clubbing them into business profit. जो भी surplus होगा उसको हम वापस अपनी CSR एक्टिविटीज के लिए ही हम वापस उसको रख सकते हैं, मतलब हम लेकिन उसको नॉर्मल बिजनेस या बिजनेस प्रॉफिट्स में नहीं दिखा सकते. दिस इज सिंपली प्रोहिबिटेड. देन वी कम टू द मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग. देखिए इसको हमने थोड़ा सा और स्पेसिफाई करने की कोशिश की है, एंड यहाँ पे हमने गवर्नमेंट का जो रोल है उसको भी वी हैव आई मीन थॉट टू टेक केयर ऑफ. क्योंकि एक तो हमने बोला कि CSR कंप्लायंसेस जो है वो PAEM है, प्लान करना है, अप्रूव करना है, एग्जीक्यूट करना है, मॉनिटर करना है. दिस इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट रोल, सॉरी.
सेकेंड जो CSR आर्किटेक्चर है वो हमने बोला है कि डिस्क्लोजर बेस्ड है। उसके लिए जो एक CSR 1 फॉर्म है जो कि लेटर ऑन अभी हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो हैं उनकी ऑथेंटिसिटी को पता करने के लिए उनको हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, क्योंकि CSR 1 हमारा रिसेंट जो अमेंडमेंट्स हुए हैं रूल्स के अंदर उसका आउटकम है। सेकेंड वी हैव टू फाइल अ CSR 2 जिसका ड्यू डेट अभी 30 जून है, दैट वी हैव टू फाइल। इट इज अ काइंड ऑफ एनुअल रिटर्न जिसके अंदर कि हम सारा उसका अपना जो कच्चा चिट्ठा है जो हमारा पूरा लाइक उसका हम सब कुछ डिटेल्स वी हैव टू गिव इनटू द CSR 2. So CSR architecture is basically disclosure based. Then companies are required to make necessary disclosure in the financial statements, directors report. Non-compliances agar hota hai, it has to be duly given in the directors report. So again and again, I want to say that CSR monitor compliance, our CSR monitoring process is all disclosure based. Nowhere it is saying ki any sort of reporting shall be done only by the company and by the company people only. क्योंकि जो डायरेक्टर्स हैं जो कमेटी मेंबर्स हैं दे आर ऑल द गवर्नेंस फेस ऑफ द गवर्नेंस फॉर द कंपनी। तो आप जो गवर्नेंस है जो आपका अकाउंटेबिलिटी है उस अकाउंटेबिलिटी को आपको यहाँ पे यूज करना है एंड यू हैव टू मेक अ डिस्क्लोजर अबाउट द सेम। Second, the existing legal provisions such as mandatory disclosures, accountability of the CSR committee and the board, and the provisions of audit of accounts of the company provide sufficient mechanisms for monitoring. तो वो वही है कि जो फॉरेन कंपनीज होता है जैसे उनका डायरेक्टर्स रिपोर्ट नहीं होता उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना होता है। तो एवरीथिंग कि हमें जो हमारी गलती है ना वो हमें खुद से ही डिस्क्लोज करनी है। मतलब वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट कि हमें हम पे वो तो बाद में आएगा कोई एनी सॉर्ट ऑफ नोटिस वी विल रिसीव लेटर ऑन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद ही डिस्क्लोज करना है। एंड गवर्नमेंट का इसमें ना कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं है इन अप्रूवल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द CSR प्रोग्राम। ओनली जो शेड्यूल 7 के अंदर जो फंड्स क्रिएट करे हुए हैं उन्हीं फंड्स के अंदर ही हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। आई मीन उसके बियॉन्ड हम कोई भी फंड क्रिएट करके या उसके बियॉन्ड कोई स्टेट लेवल पे कोई चीफ मिनिस्टर लेवल पे अगर कोई भी रिलीफ फंड है उसमें वी कैन नॉट। ओनली शेड्यूल 7 जो हमारा अल्टीमेट गॉडफादर है उसको हमें फॉलो करते हुए, अदरवाइज गवर्नमेंट हैज नो डायरेक्ट रोल इन द अप्रूवल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द CSR प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। एंड जो CSR प्रोविजंस का नॉन कंप्लायंसेस है वो सिविल रॉन्ग में कंसिडर होता है, जिसके लिए 135(6) एंड 135(5) एंड सबसेक्शन 6 के लिए पेनल प्रोविजंस हैं। उसके अलावा जो नॉन कंप्लायंसेस 135(1) में होते हैं कि आपका एम्बिट में अगर स्टिल यू आर नॉन कंप्लाइंट तो उसका डिस्क्लोजर है। प्लस सेक्शन 450 में हम जाते हैं जहाँ पे भी ये बोलता है कि अगर स्पेसिफिकली कोई प्रोविजन या कोई अगर नहीं पेनल्टी दी गई है तो सेक्शन 450 शैल बी एप्लीकेबल। Now again we come to the CSR expenditure. CSR expenditure, which it is one of the very relevant topic among all the CSR, like I mean the whole concept. Section 135 subsection 5 and rule 7 deals with the CSR expenditure. At least 2% of the average net profits of the company made during the 3 immediately preceding financial years in pursuance of a CSR policy. तो 2% हमें करना है और लास्ट 3 इयर्स का एवरेज निकाल के 198 सेक्शन 198 को हम कॉन्टेक्स्ट में लेंगे जिसके बेसिस पे हम अपना मैनेजरियल रेम्युनरेशन डिसाइड करते हैं। और इसमें हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लेते हैं। दिस इज समथिंग वेरी क्लियर एंड क्लियरली बीइंग मेंशन्ड in the law. Preference to the local area and areas around it where it operates for spending the amount earmarked for the CSR activity. देखिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको और जो मेरी रीडिंग बेस्ड जो मैंने देखा है वो ये है कि समटाइम्स क्या होता है कि अभी बहुत कुछ टेलीकॉम कम्युनिकेशन एंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इतना ज्यादा वास्ट लाइक आउटबर्स्ट है उसके बेसिस पे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंशन, क्योंकि हम बहुत कुछ ई-कॉमर्स बेस्ड कर रहे हैं, बहुत कुछ हम ऑनलाइन बेस्ड कर रहे हैं। तो समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट ऑल हाउ टू डिटरमिन द लोकल एरिया। तो लोकल एरिया के लिए उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन या स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन नहीं है। If we are not, company is not able to determine that what is going to be the local area. Suppose XYZ कंपनी का 10 ऑफिसेज हैं और वो 10 ऑफिसेज में इक्वली काम कर रही है, एक पटियाला है, एक पटना है, एक दिल्ली है, एक कोलकाता है, चेन्नई है, सही कहाँ पे भी है। तो हेयर इट इज क्लियरली गिवन इन द लॉ, अगर हम उसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि टू यूज द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी इन सच केसेस, इन सच सिनेरियोज कंपनी इज फ्री टू यूज इट्स ओन डिस्क्रिशन। कि अगर मेरा 10 जगह पे है तो मेरा एक लोकल एरिया नहीं हो सकता। आई मे हैव सेवरल लोकल एरियाज, among those where I find the company find it's more suitable to spend the CSR spendings, it can choose upon. तो अगर बहुत सारा है and keeping in view the current scenario where so much of the e-commerce, so much of the online activities are taking place,
it is difficult to determine the local area. Company can use its own discretion. If the company fails to spend such money, the board in its report, again देखिए डिटरमिन कर लिया, सब कुछ हो गया, बट अगर फिर भी आप CSR को कंप्लाई नहीं कर पा रहे, स्पेंडिंग्स को, अपनी ऑब्लिगेशन को आप लाइक डेलीगेट नहीं कर पा रहे, तो अगेन बोर्ड्स आर हैविंग द ओनर्स टू रिपोर्ट द सेम in their report annually. CSR expenditure shall include all expenditures including contribution to the corpus or on projects or programs relating to CSR activities approved by the board on the recommendation of the CSR committee. This is what we have discussed earlier also. Formulation and planning shall be done by the CSR committee, but ultimately PAEM approval part shall be taken care by the board of directors. And CSR expenditure shall not include any expenditure on an item which is not in conformity with Schedule 7. शेड्यूल 7 में आपको शुरू से बोलती आ रही हूँ, अभी एक मैंने छोटा सा इस पे वर्ड फाइल भी बनाया आई विल शेयर अपॉन, जिसमें कि हमने देखा है कि बहुत सारी एक्टिविटीज है और उसमें हम प्रैक्टिकली कैसे उसको मतलब वी कैन टेक केयर ऑफ इट, कि भाई अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात है तो वुमेन एम्पावरमेंट इज वन ऑफ द एक्टिविटी, इस दिशा में अगर कंपनी करती है तो इट इज गिवन इन कवर्ड इन शेड्यूल 7. तो हम उसमें वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, दिस इज ऑल आई विल वुड लाइक टू शेयर अ स्मॉल वर्ड फाइल अपॉन सेम ऑल्सो. तो शेड्यूल 7 तो भैया आपको ये माइंड में रखना ही पड़ेगा कि दिस इज एक्चुअली अवर गाइड. शेड्यूल 7 से बियॉन्ड तो कुछ करना ही नहीं है. शेड्यूल 7 और रूल्स, सारा जो CSR का स्ट्रक्चर है वो इसकी चारों तरफ ही घूमता है. नथिंग बियॉन्ड दिस कैन गो फॉर. देन वी कम टू द शेड्यूल 7. ये बहुत सारा है, इसके अंदर हम देखेंगे तो वही इरेडिकेशन, मतलब अगर इसके अंदर ना जो भी हमारी कंट्री की बेसिक प्रॉब्लम्स है, जिसमें कि हम फूड को देखते हैं, हंगर को देखते हैं, पॉवर्टी को देखते हैं, एजुकेशन को देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, स्टार्टअप्स इंकरेजमेंट को देखते हैं, बैकवर्ड जो हमारी ट्राइब्स हैं, बैकवर्ड जो लाइक माइनॉरिटीज हैं, उनका हम डेवलपमेंट देखते हैं, कोई हम R&D को लाइक प्रमोट करना चाहते हैं. आप अगर देखेंगे ना शेड्यूल 7 की एक एक्टिविटी, सब कुछ आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज कवर्ड हियर. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम सोचते हैं कि भाई हम अगर कुछ सोशल वर्क करना चाहते हैं तो सोशल वर्क के अंदर हम किस दिशा में कर सकते हैं, दैट इज ऑल गिवन इन शेड्यूल 7. मोर और लेस इट इज कवर्ड इन शेड्यूल 7. दिस इज व्हाट आई वांट टू से. तो शेड्यूल 7 इज एक्चुअली द गाइडलाइन फॉर अस. इसमें सब कुछ ऑलमोस्ट सोशल वर्क से रिलेटेड जो हम बचपन में अपने स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें गरीब को खाना देना चाहिए, हमें जेंडर इक्वालिटी करना चाहिए, कंपनी शुड नॉट and an employer should not be the biased one, males are preferred or females are preferred, whatsoever structure is, it should be duly keeping away. And all the national heritage, art and culture, आपकी जो पुरानी कुछ ऐसी कुछ ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज हैं जो which are losing their existence, definitely we want to promote something. मुझे आपका राजस्थान, जयपुर, सिंस हम ये कर रहे हैं तो आई वुड लाइक टू मेंशन, मुझे राजस्थान एंड गुजरात का जो आर्ट एंड हेरिटेज होता है वो बहुत मुझे अट्रैक्ट करता है. एंड देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज, इतना अच्छा वहाँ पे आर्ट है कि which are at the verge of extinction, जो कि सच में कभी ना कभी लुप्त हो जाएगा. तो सम ऑफ अस वी कैन डेफिनेटली टेक केयर ऑफ इट. हम अपने क्लाइंट्स को ऐसा कुछ सजेस्ट कर सकते हैं. तो अगेन इट इज हैंडीक्राफ्ट, ट्रेडिशनल आर्ट, एवरीथिंग वी कैन टेक केयर ऑफ इट. देन ये हम जब इसकी बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भी CSR मतलब जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर्स फंड के अंदर या जो भी स्टेट लेवल पे फंड है, उस फंड्स को हम कोई भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, इट इज नॉट इंक्लूडेड. और शेड्यूल 7 के अंदर जो फंड्स हैं जो हम सेपरेटली अभी आगे भी देखेंगे, जिसमें गंगा स्वच्छ फंड और PM केयर्स फंड और नेशनल रिलीफ फंड which will see later on, वो सब कुछ इसके अंदर कवर हो रहे हैं. इन फंड्स के बियॉन्ड अगर हम किसी फंड में करते हैं, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, विल नॉट बी कवर्ड. Now we come to something very important. It is saying कि how is average net profit calculated for the purpose of section 135. तो वैसे हम इसको पहले देख ही चुके हैं कि भाई 198 जैसे जिसके बेसिस पे हम अपना मैनेजरियल रेम्युनरेशन डिसाइड करते हैं, सेम वी हैव टू टेक इनटू कॉन्टेक्स्ट. वही हम सब कुछ लेंगे और which will be exclusive of the items given under rule 21H of the company's rules. ये 21H क्या बोलता है कि नेट प्रॉफिट, इसमें दो चीजें हैं कि अगर सपोज हमारा कोई भी प्रॉफिट हो रहा है जो ओवरसीज ब्रांच या ब्रांचेस से है, उस प्रॉफिट को हम एक्सक्लूड करेंगे. सेकेंड, जो भी अगर हमने सपोज इंडिया में कोई कंपनी है जो कि अगेन CSR के एम्बिट में फॉल करती है, तो अगर ऐसा इससे रिलेटेड हम कोई भी डिविडेंड रिसीव करते हैं और ऐसी किसी कंपनी से, इट विल बी रिमेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेम, प्रोवाइडेड that in case of a foreign company covered under these rules, net profit means the net profit of
such company as per profit and loss account prepared in items of 381(1)(a). 381(1)(a) talks about Schedule 3 and Chapter 9, क्योंकि वहाँ पे हमारा Schedule 6 और जो इंडियन कंपनीज वाले जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है वो वहाँ पे नहीं चलती. As you guys know more better than me, since you all are the chartered accountants, so you can very well aware of the same. तो फॉरेन कंपनीज के केस में सिंपली 381 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए का इम्प्लीकेशन आ जाता है. अदरवाइज 198 का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है और उसके बेसिस पे ही हम अपना कैलकुलेशन करते हैं फॉर द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years. And profit before tax always we have to take into context, take into consideration. Whether it is mandatory for companies to carry out CSR in the local areas, I think इसको हम कवर कर ही चुके हैं, क्योंकि देखिए जो स्पिरिट ऑफ द एक्ट है ना वो है टू सर्व द पब्लिक एट लार्ज. नेशनल इंटरेस्ट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वो इंकरेज करना चाहते हैं. उसमें वो एक खाली जो है ना मतलब पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर तक नहीं डील करना चाहते. मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं दिल्ली के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही हूँ. तो अगर मुझे कुछ सोशल वर्क करना है, अगर मुझे अपने कुछ सरप्लस अपने किसी CSR अगर मेरा जनरेट होता है, मुझे उसको यूटिलाइज करना है, तो एक्चुअली लॉजिकली एथिकली इट शुड कम इनटू माइंड दैट मुझे वो जो CSR ऑब्लिगेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लोकल एरिया की तरफ परफॉर्म करनी है. Because first of all, I am using the resources of my local area. May it be the human power, may it be the water, the climate, or all the social resources, whatever I am using, first of all from local area. So the after इसका CSR का spirit देखेंगे, the basic spirit, it is to the sustainable development. और हम वो बोलते हैं ना कि charity begins from the home. So it is actually अगर हम देखें ना तो CSR is simply based on two main things, charity and stewardship. चैरिटी हम दान कर रहे हैं, बट स्टीवर्डशिप की एक उसके अंदर प्रोफेशनल गाइडेंस होना मस्ट है कि हम गाइडेंस के साथ कुछ हम चैरिटी कर रहे हैं ना, इट इज CSR. मतलब दिस इज व्हाट आई हैव गॉट टू अंडरस्टैंड, दैट CSR इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप बिटवीन अ चैरिटी एंड अ स्टीवर्डशिप. देन वी कम टू द CSR एक्टिविटीज. शेड्यूल 7 तो हमने बात कर ही ली थी कि शेड्यूल 7 का जो एक्टिविटीज हैं जो वो सब कुछ हमें लाइक करना ही है कंप्लीट. बट कुछ ऐसा जो है ना इसके अंदर एक्टिविटीज है जो कि क्वालिफाई नहीं करती, विच आर नॉट परमिसिबल. उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि फर्स्ट है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपकी सपोज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आप कोई आपका कोई हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड सपोज कोई बिजनेस है, अब उसके अंदर हैंडीक्राफ्ट कवर्ड है, तो मैं अपना CSR फंड को अपने नॉर्मल बिजनेस जो कि अगेन हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड ही है, तो उसके अंदर मैं इसको फ्लो बैक करती हूँ कि शैल नॉट बी कवर्ड एज अ CSR ऑब्लिगेशन लाइक परफॉर्मिंग, क्योंकि वो सिंपली बोलता है कि एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ नॉर्मल क्लोजर कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनीज इज नॉट परमिसिबल. हालांकि यहाँ पे एग्जेम्पशन है और एग्जेम्पशन ये है जस्ट फॉर द 3 years ओनली, दैट इज ओनली अप टू द नेक्स्ट March 2023 कि the companies who are engaged in the R&D activities for the new vaccinations, drugs and medical devices in their normal course of business and that is to relating to COVID are permissible. और उसके अंदर उन्होंने एक और पॉइंट क्या ऐड किया है कि दैट इट हैज टू बी इन कोलैबोरेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको एक किसी ऑर्गेनाइज मतलब आप अपने आप ही इन हाउस अगर कोई R&D कर रहे हो ना, इट विल नॉट गो. आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्लब करना पड़ेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने को जोड़ना पड़ेगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा, देन ओनली दिस R&D एक्टिविटी एंड द फंड शिफ्टिंग अंडर CSR शैल बी कंसिडर्ड एज परफॉर्म, अदरवाइज इट विल नॉट बी. तो ये इन कोलैबोरेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शनल नहीं है, ये एक मस्ट है अगर आप हम इसी R&D एक्टिविटीज में वैक्सीनेशन और कोविड से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं. सेकेंड, एक्टिविटीज अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया. सिंपली प्रोहिबिशन है कि कोई भी CSR एक्टिविटी हम इंडिया से बाहर नहीं कर सकते. इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल except training of Indian sports personnel representing any state or union territory at national level or India at international level. Only सिर्फ sports people के लिए है. Otherwise, any of the activity, any sort of activity undertaken outside India shall not be considered. Contribution of any amount directly or indirectly to any political party. भाई पॉलिटिकल पार्टीज को CSR फंड से बिल्कुल दूर रखा हुआ है. मुझे बहुत पहले से याद है कि जब मैं अपना CS में करती थी तो मुझे उसके अंदर सेक्शन आता था, आई डोंट रिमेम्बर 275 था शायद, उसमें वो बोलता था कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एडमिसिबल और इसमें ना एक परसेंटेज होता था. बट मैं हमेशा सोचती थी कि मतलब व्हाई दिस पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन इज गिवन हियर, इसको कंपनीज एक्ट के साथ क्यों जोड़ा है? इट इज समथिंग नॉट मस्ट. बट अभी हम क्योंकि इंडियन डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, सो मेनी पार्टीज आर देयर, सो मेनी इलेक्शन सीन्स आर देयर, तो
मतलब अभी समझ में आता है बड़े होने के बाद कि yes, this kind of a contribution is necessary and how the companies, big companies, large companies, they do sponsor the political parties. But CSR को fortunately political party contribution से बिल्कुल अलग रखा गया है. It has nothing to do with the political party contribution and shall not be considered. Activities benefiting employees of the company. देखिए फिर से वही जो CSR का बेसिक स्पिरिट है उसी पे हम बात करेंगे. जो बेसिक इसका पर्पस है उसी को ये अपहेल्ड करती है कि टू सर्व द पब्लिक एट लार्ज, टू हैव अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आपके जो लाइक फिस्ट फुल ऑफ या आपके जो चंक ऑफ एम्प्लॉइज है, मे बी आपके 1000 एम्प्लॉइज है, बट स्टिल ओनली 1000 ना, जो चीज लाखों तक जा सकती है उसको आप 1000 तक समेट के नहीं रख सकते. दिस इज द बेसिक एम बिहाइंड द सेम. So any activity which is benefiting employees of the company shall not be considered. यहाँ पे एक चीज और है, एक क्वेश्चन और हमसे पूछा गया था, उसमें ये था कि if indirectly the employees are getting benefit, then is it acceptable? Yes. पैसिवली अगर हम पब्लिक को लार्ज कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर हमारे एम्प्लॉयज का भी भला हो जाता है, देन इट इज एक्सेप्टेबल. पैसिवली समथिंग जाती है या कुछ जेनरिक तरीके से चला जाता है, उसको भी बेनिफिट हो जाता है, it is totally like unbiased है और वो हमारा पब्लिक एट लार्ज ही काउंट होगा. तो यहाँ पे बेनिफिटिंग एम्प्लॉइज को अगर हम एट्रीब्यूट करते हैं then it is not acceptable. But yes, specifically if employees are also getting benefited by the same, then it is fine. Sponsorship activities for deriving marketing benefits. हम अपने प्रोडक्ट्स की स्पॉन्सरशिप के लिए अपने ब्रांड की, देखिए ब्रांड जो है ना अल्टीमेटली प्रॉक्टर एंड गैम्बल या का जो इंडियन ब्रांच है वो डेफिनेटली आपको एक उसमें जो विद्या बालन का ऐड होता है कि उसमें आप जो वो दिस सम आंवला तेल वी विल बाय, तो दिस मच विल गो टू द फंड, कुछ वो पैसा इसमें जाएगा, तो वो उनका ब्रांडिंग हो रहा है. उसके बेसिस पे अब उसकी तरह से बहुत सारे और भी कंपनीज का कुछ कुछ आती रहता है कि ब्रांडिंग होती है. So branding is actually an ancillary benefit out of CSR activity undertaken by a company. But this should not be the prime. This should not be the sole objective. This should not be the prime objective while carrying on or while undertaking any CSR activity. So sponsorship activities for deriving marketing benefits for products and services totally prohibited. It is not governing to the same and it is not allowed. Activities for fulfilling statutory obligations under any law in force. कोई भी statutory obligation हो, मतलब सारे पॉलिटिकल्स को, सारे गवर्नमेंट्स को, सब स्टैट्यूटरी जो अथॉरिटीज है उनको CSR के जो होल जो उसका कॉन्सेप्ट है उससे दूर रखने की कोशिश की गई है. Although some kind of a malpractices here, I will not mind to mention because we all are like falling in the selling in the same boat. हम सब professionals and we all are working for the clients only. कि बहुत सारा इसके उसको लेके बहुत सारा माल प्रैक्टिस होता है, बहुत सारा लाइक CSR को लेके भी अब एक पूरा कॉर्पस चल रहा है जो कि some I mean XYZ activities are carrying on. But yes, again I want to say that being a professional we should always uphold the good cause. I mean हमें अपनी तरफ से नहीं करना चाहिए, still the client go for it, it's okay, but we should not I mean upheld for the same. Then what are the different modes of incurring CSR expenditure? देखिए ये वाली चीजें आप लोग सोचेंगे कि हम इसको पहले ले सकते थे, बट नहीं, मैंने इसको यहाँ पे इसलिए कवर किया है कि हमने एक्सपेंडिचर निकाल लिया, हमें ये पता चल गया कि एक्टिविटीज कैसे करनी है, हमने पूरी स्ट्रेटेजी एनुअल एक्शन प्लान के थ्रू बना ली. अब हमें ये कैसे पता चलना, मतलब अब हमें ये डिटरमिन करना है कि भाई हम क्या क्या वो मोडालिटीज हो सकती हैं जिसके थ्रू कि हम अपनी CSR एक्सपेंडिचर को यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब हम इनकर कर सकते हैं. वन इज द एक्टिविटीज रूट. एक्टिविटीज रूट ये कहता है कि हम मैं डायरेक्टली कोई जो है ना, मैं बाहर जाती हूँ, मैं एक स्कूल फॉर्म करवा रही हूँ या मैं कोई हॉस्पिटल फॉर्म करवा रही हूँ मेरी कंपनी, और उसमें मैं डायरेक्टली कोई एक्टिविटी को मैं अपनी पैसे को कॉर्पस को इनकर कर रही हूँ. दैट इज व्हाट द एक्टिविटी. बट अदर वे कैन बी द एंगेजिंग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एज प्रिस्क्राइब्ड इन CSR पॉलिसी रूल. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज का जो कॉन्सेप्ट पहले भी था लेकिन उसको और एनरिच किया है हमारे अमेंडमेंट इन रूल्स के अंदर. कंपनी में ऑल्सो कोलैबोरेट विद अदर कंपनीज, जो हम अभी लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, कंपनीज फॉर अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स फॉर CSR एक्टिविटी. हम या तो मैं खुद कर सकती हूँ, कंपनी अपने से कर सकती है, एक्टिविटीज को खुद ही परस्यू कर सकती है. सेकेंड, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के थ्रू कर सकती है. और अगर उसका कॉर्पस छोटा है, अगर उसको लगता है कि मैं अकेले इतना सक्षम नहीं हूँ, आई नीड टू कोलैबोरेट विद कंपनीज ऑफ द सेम साइज, it is very well permissible under the laws. Now we come to the very well point, that is implementing agencies. Implementing agencies are the companies, इसमें तीन चीजें हैं, Section 8 company, societies and public trust.
registered trust and registered society established by the company, central or state government, provided that such company or trust or society shall have an established track records of 3 guns. मतलब यहाँ पे भी देखिए लॉ ने कोशिश की है, लॉ मेकर ने कोशिश करी है कि किसी भी टाइप के हम लूप होल्स को हटा सकें. आपने आज ही कोई एक ट्रस्ट फॉर्म करी, सेक्शन 8 कंपनी बना दी और आज ही आप उसके अंदर कॉर्पस फंड कर रहे हो, पता चला कि वो मेरे ही किसी दूर पर एक रिलेटिव की है एंड आई एम शिफ्टिंग माय फंड्स टू द सेम. तो उन्होंने कोशिश करी है कि भाई 3 साल का कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो किसी सेक्शन 8 कंपनी का या रजिस्टर्ड ट्रस्ट का, रजिस्टर्ड सोसाइटी का, ओनली दैट कैन बी यूटिलाइज्ड एज एन implementing agency, has specified the projects or programs to be undertaken, और उसका sufficient track record होना चाहिए कि उसने ये activities, ये projects, ये programs को undertake किया है and perform किया है. Second, the modalities of utilization of funds of such projects and programs and the monitoring reporting mechanism. देखिए जो CSR 1 के अंदर जब registration का concept है, ये हमारा amendment, recent जो amendment है rules का, उसका outcome है. इसमें ये बोलता है कि जो भी हमारी जो implementing agencies should be registered through filing the form CSR 1, और उसमें उसके थ्रू उनको एक मतलब यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड होता है. नॉट बियॉन्ड दैट जो रजिस्टर्ड नहीं है वो implementing agencies आपकी CSR एक्टिविटीज को कैरी नहीं कर सकती. So this is again a kind of a check or a monitoring mechanism being imposed by the lawmaker. सेकेंड इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड रूट. मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती, भाई मेरे बस का नहीं है, मुझे पता है कि मेरा बस 50 लाख का CSR फंड है, मैं इसको कहीं पे देना चाहती हूँ, बस सिंपली मेरे को ये ऑब्लिगेशन को पूरा करना है. तो ठीक है, वी हैव अ चॉइस, वी कैन गो अप्रोच शेड्यूल 7. शेड्यूल 7 के अंदर बहुत सारे फंड्स हैं जिन उनमें से किसी भी फंड के अंदर हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं. सो द फॉर्मेलिटी शैल बी कंप्लीटेड. एंड यहाँ पे है कि विच आर द फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7. स्वच्छ भारत कोष, Clean Ganga Fund, Prime Minister PM NRF, National Relief Fund, PM CARES Fund, any other fund set up by the central government and notified by the MCA for socio-economic development and relief and welfare of the scheduled caste, the scheduled tribes, other backward classes, minorities and women. मेरा मतलब, लेकिन आप यहाँ पे एक नोटिस करो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड MCA बोला है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर्स को उन्होंने नहीं इंक्लूड किया. इट मीन्स कि अगर स्टेट लेवल पे स्टेट्स के लेवल पे कोई अगर फंड जनरेट होता है उसमें यू कैन नॉट ट्रांसफर. CSR ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी डिस्पोज्ड थ्रू एनी स्टेट लेवल फंड. कैन फंड्स earmarked for one project be used for another project? Yes. आपके पास एक, आपने 50 लाख निकाला, आपका एक प्रोजेक्ट के अंदर यूटिलाइज हो गया, सरप्लस बचता है. Can be used into this? Yes. The budget outlay dedicated for one project can be used against another project. In such a case, the board and the CSR committee should appropriately record the alteration in the target spending and modify the same in according with the actuals. आपको अपनी financial statements में उसको mention जरूर करना पड़ेगा, but yes, you are very much very well you are authorized to use that budget outlay and dedicate it to another project. So this is permissible. यहाँ पे एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं ये प्रोफेशनल्स को स्पेशली CA एंड CS यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, since I am also connected with some of the incubators including IIT Kanpur and some more is also on a working side. तो यहाँ पे हम जो अपने R&D प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जो उनके इंक्यूबेटर्स होते हैं, अपने CSR फंड को हम इधर भी रूट कर सकते हैं. दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी गुड चॉइस, क्योंकि इससे हम जो स्टार्टअप्स इंक्यूबेशंस हैं, जो आत्मनिर्भर जो भारत वाला हमारा मूवमेंट है और जो मेड इन भारत वाला मूवमेंट है, उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं. तो जो इंक्यूबेटर्स एंड R&D प्रोजेक्ट्स हैं, ऑल्दो ये शुड बी ड्यूली, अगर आप अपना सेपरेटली कुछ करते हैं तो आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. अदरवाइज जो इंक्यूबेटर्स ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस हैं, उनके भी अपने कुछ फंड्स होते हैं जिनके साथ ही आप टाई अप कर सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं, एंड हियर आल्सो यू कैन रूट योर CSR ऑब्लिगेशन. द कंपनीज विद स्मॉल CSR फंड can take up CSR activities by way of pooling their CSR resources with another companies. ये हम जो पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि हमें जरूरी नहीं कि मतलब नॉट नेसेसरी कि एकला चलो, we can collaborate with others also. Collaboration is permissible provided independent reporting. हाँ, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होगा कि मैं कोलैबोरेशन जो कर रही हूँ दूसरी कंपनीज के साथ, वो इस तरह से मुझे करना है कि मेरी अपनी रिपोर्टिंग जो है ना, वो सेपरेटली मैं कर सकूँ. मतलब रिपोर्टिंग के अंदर कोई जॉइंट मतलब भाईचारा नहीं चलना चाहिए. रिपोर्टिंग जो मैकेनिज्म है, मेरा डिस्क्लोजर मैकेनिज्म है, वो मेरा सब कुछ सेपरेट अच्छे से हो सके और जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में अच्छे से मैं रिपोर्ट कर सकूं. इट शुड बी कोलैबोरेटिंग इन सच अ, it is clearly given.
that yes, collaboration is permissible provided, but the way of pooling and clubbing should be such that independent reporting could become possible. So here we have to take care of. Is it mandatory for every implementing is? Yes. तो भाई CSR पॉलिसी की हमें CSR 1 के थ्रू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो कि अगर नहीं है, और यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं कि जो हमारे 22 जनवरी 2021 को जो अमेंडमेंट हुए थे रूल्स के अंदर, वो रूल्स रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, दे ऑल आर हैविंग प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मींस कि वो पहले से जो काम कर रहा है उसको तो उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया, लेकिन 1 अप्रैल 2021 से जो भी कुछ होगा उसको इट नीड्स टू बी ड्यूली एज पर दीज रूल्स ओनली। तो जो उसके पहले से जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज काम कर रही थी वो अपने काम को वहां तक कंप्लीट कर सकती है, राइट? उनका काम वहां तक का किया हुआ, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो एक्टिविटीज हैं, those shall not be considered as the futile one, but yes, for the coming times they need to register themselves. So I want to mention here particularly that those rules are not carrying any retrospective effect, they are from the prospective effect only. And what is the role of international organizations in the context of CSR? However, no international organization can act as an IO. कोई भी implementing agency को international organization नहीं हो सकता, क्योंकि CSR activities भी हमने देखा है कि it is totally prohibited. It has to be in India only. But a company can engage international organization for the limited purposes of designing, monitoring, evaluation, and capacity building of their personnel. सपोज मुझे कोई मुझे कुछ ऐसा ब्रिज बनाना है, मुझे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है अपनी सिटी के, मैं वहां पे रूट करना चाहती हूँ अपने कॉर्पस फंड को, और मुझे अपनी कंपनी के किसी इंजीनियर को जर्मनी भेज के वहां पे कुछ उसको ऐसी ट्रेनिंग दिलवानी है जो कि जिसके बाद से कि मेरी टेक्नोलॉजी और हाई अप हो जाएगी एंड आई वुड बी आई मीन दैट आउटकम शैल बी मोर इफेक्टिव। तो यस, वी कैन डेफिनेटली टेक अप, वो परमिसिबल है। बट यस, अगर हम ये सोचे कि हम जो जर्मनी की जो कंपनी है उसी को हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बना दिया, उसके थ्रू ही हम करें, इट इज नॉट देयर। तो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अ पर्सनल या एनी सॉर्ट ऑफ डिजाइनिंग, एनी सॉर्ट ऑफ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म या इवैल्यूएशन मैकेनिज्म, here we can use the international organization, nowhere else it is permissible. Then we come to the online projects. भाई ऑनलाइन प्रोजेक्ट is simply ये भी बहुत एक जैसे बोलते हैं ना कि बहुत फाड़ू चीज है, इसमें भी बहुत सारे ट्रिकी वर्ड्स आते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स इसमें इन्वॉल्व है, कंफ्यूजन इन्वॉल्व है, बट इट्स सिंपल अदरवाइज। What is the meaning of online ongoing projects? Ongoing project can be considered कब हम उसको करते हैं, तो अ मल्टी ईयर प्रोजेक्ट। बट मल्टी ईयर में भी ये नहीं कि आप 10 साल तक उसको लेके बैठे हैं, ऐसा नहीं है। अ मल्टी ईयर प्रोजेक्ट स्ट्रेचिंग ओवर मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर। मैंने आज की डेट में अपने बेसिस पे, अपने अकाउंट्स के बेसिस पे मैंने देखा कि मेरे पर CSR एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, इट्स फाइन, मैंने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, मैं 1 ईयर तक मेरा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक मैं उसको कंप्लीट कर दूंगी। बट अगर मैं कुछ ऐसा काम कर रही हूँ, कोई ऐसी CSR एक्टिविटी, कोई ऐसे CSR प्रोजेक्ट के अंदर फॉल कर रही है मेरी कंपनी या मेरी ऑर्गेनाइजेशन, which is going to stretch over for more than 1 financial year, then it shall be considered as the ongoing project, and which is having a deadline of 3 years excluding the year of commencement. मतलब कि अगर various years और multi year हमने बोला है, doesn't mean कि 5 साल 10 साल 20 साल तक भी चलते ही जा रहा है, ऐसा नहीं है, जिसमें 1 साल से ज्यादा की टाइमलाइन है, बट yes up to 3 years, और इसमें 1 year और ऐड कर देते हैं which is the year of commencement, कि जिसमें हम हमने एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स को हमने एग्जीक्यूट किया, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट किया, तो दैट शैल कंसिडर टू बी द ईयर ऑफ कमेंसमेंट, एंड अदरवाइज जो बाकी सारा होगा वो हमारा 3 years के अंदर, तो 3 + 4 years, 3 + 1 year, that is making 4 years, not beyond 4 years is actually permissible for any ongoing project. This is very well given in the law, and include such project that was initially not approved as a और उसमें वो भी प्रोजेक्ट होते हैं, सपोज मैंने कुछ एक्टिविटी स्टार्ट की थी जो कि मुझे उम्मीद थी कि इस ईयर में कंप्लीट हो जाएगी, बट फिर मुझे उसको और ज्यादा पॉलिश करने का मौका मिला, मैंने सोचा कि मैं इसको और थोड़ा ब्रॉड बेस कर लेती हूँ, लेट मी गो लिटिल मोर ऑन अ हायर साइड, तो मेरा वो स्ट्रेच कर गया 1 ईयर से अबव। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे नहीं पता था, तब आई वाज इन अ होप कि इट विल बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग अ ईयर, आई मीन 1 year, but later on I came to know that I want to stretch it over more than a year, so again it will be considered as a ongoing project, and it is very well given in rule 2 sub rule 1. और ऑनलाइन जो ongoing project है, it shall set to be the commenced only when कंपनी का जो वर्क ऑर्डर है pertaining to any project और any जो execution है
इट इज इशूड। कोई भी आपका वर्क ऑर्डर आपने इशू कर दिया है, कोई आपने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर दिया है, तो तब से वो समझा जाएगा कि वो कमेंस हो गया। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें बोला है कि 3 ईयर प्लस 1 ईयर ऑफ कमेंसमेंट, इसलिए उन्होंने कमेंसमेंट को अलग से प्रिस्क्राइब किया, अलग से यहाँ पे डिफाइन किया है कि कमेंसमेंट शैल बी कंसिडर्ड व्हेन issued the work order pertaining to the project, awarded the contract for execution of the project. अदरवाइज पहले मुझे भी लग रहा था कि ये कमेंसमेंट अलग से क्यों इन्होंने मेंशन किया है, बट यस हियर द क्लू लाइज कि 3 ईयर प्लस 1 ईयर ऑफ कमेंसमेंट, दैट्स व्हाई कमेंसमेंट इज very well explained here. For ongoing project, the maximum permissible time period shall be 3 financial years, including the financial year in which it is coming. कोई 1 का 3 year है. Under no circumstances the time period of an ongoing project be extended beyond its permissible limit. मतलब 4 साल से beyond कोई भी ऑनलाइन ongoing project नहीं चल सकता. It is not permissible. हाँ, अभी ये देखिए, ये एक और अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हमारे CSR अमेंडमेंट्स है, उसका आउटकम है. It speaks about the treatment of unspent CSR amount. Section 135 subsection 5 and subsection 6 उसमें ये बात करता है, सपोज मैंने अपना अनस्पेंट जो CSR अमाउंट है वो मेरा अनस्पेंट रह गया, क्या करना है मुझे? अनस्पेंड अमाउंट 2 तरीके से हो सकता है, या तो कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो मेरे 3 साल का है, अब भाई मुझे तो एवरी ईयर उसको अपने फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाना होगा, मुझे क्या ट्रीटमेंट देना होगा अगर ऑनगोइंग है, और अगर ऑनगोइंग नहीं है, अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और वहां पे मेरा 50 लाख था बट मेरा तो 30 लाख में कंप्लीट हो गया कोई भी एक्टिविटी या कोई भी प्रोजेक्ट, 20 लाख मेरे ओवर एंड अबव है, तो वहां पे उसका क्या ट्रीटमेंट है? उसके लिए हमारा ये प्रोविजंस है व्हिच सेज कि in case of an unspent amount pertains to an ongoing project, transfer such unspent amount to a separate bank account of the company to be called as the unspent CSR account, right? And this is to be done within 30 days from the end of the financial year. अगर आपका ongoing है, straight forward आप 1 साल में तो यूज करना ही नहीं है, आपको 3 साल के अंदर उसको स्केड्यूल बना के यूटिलाइजेशन का आपको उसको करना है, तो आप 30 साल के अंदर एक अकाउंट बनाओ अनस्पेंट CSR अकाउंट और उसमें 30 साल में आप अपना सरप्लस मनी ट्रांसफर कर दो. Unspent amount pertains to other than ongoing projects. अगर other than ongoing projects है, means जो normal course में हम 1 year वाला जो था उसमें हम क्या करेंगे? Transfer unspent amount to any fund included in schedule 7 of that. उसको हम क्या करेंगे? जो शेड्यूल 7 के अंदर फंड्स थे जो हमने अभी देखा था कि स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा एंड जो PM केयर्स, PM NRF फंड, ये सब जो 4-5 फंड्स थे, बाकी जो अमाउंट है उसको हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे. And for this we have a time period of 6 months from the end of the financial year. Within 6 months हम उसको कर सकते हैं. यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा आता है कि अगर अब ये 6 महीने तक हमारे पास पैसा है और हमारे पास 6 महीने का टाइम है, तो क्या हम इस 6 मंथ्स के अंदर भी कोई एक्टिविटी करके उसको परस्यू कर सकते हैं? नहीं. आपका एक बार ईयर कंप्लीट हो गया, आपने अपना एक्टिविटी परफॉर्म कर दी, आपने अपना सब कुछ कर दिया, आपके पास सरप्लस अमाउंट बच गया, आप उसको सिंपल फंड के अंदर ट्रांसफर कर दो. उसके बाद उस मनी को जो आपका एक लाइक अनस्पेंड मनी रह गया, उसको आप दोबारा से ना तो अपने बिजनेस में फ्लो बैक कर सकते हो कि भाई आपकी एक्टिविटी इज कंप्लीटेड, नाउ दिस इज योर सरप्लस मनी, नीदर यू कैन गो विद दिस ट्रीटमेंट नॉर यू कैन यूटिलाइज अगेन for carrying on any CSR activity. This is also simply given in the provisions. अगर हम इनकी इंटरप्रिटेशन या कमेंट्रीज देखते हैं जो प्रोविजंस की, तो उसमें सिंपली ये लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर अंदर हमें उसको करना है और विद इन 6 मंथ फिर हम उसको टच बैक नहीं करेंगे. Once it is unspent, तो it will be transferred. ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है. And these are the provisions for non-compliance with the provisions regarding transfer of unspent amount. यहाँ पे नॉन ट्रांसफर है ना, उसको ही इन्होंने पेनलाइज प्रोविजंस में रखा है, मतलब पेनल्टी फॉर नॉन ट्रांसफर होंगी. अदरवाइज इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद अदर प्रोविजंस, मींस 135 सबसेक्शन 1 की हम बात करते हैं कि कंपनी एम्बिट में आ गई पर फिर भी उसमें CSR नॉन कंप्लायंस है, वहां पे ये अप्लाई नहीं होगा. वहां पे सेक्शन 450 होता है जो कि जनरल पेनल्टीज होती हैं, जब जिस केसेस में स्पेसिफिक पेनल्टी प्रिस्क्राइब नहीं होती है. एंड पेनल्टी यहाँ पे ये याद रखना जरूरी है कि किसी ने बहुत सिली क्वेश्चन किया था कि पेनल्टी अगर हमने दे दी तो स्टिल वी नीड टू ट्रांसफर द अनस्पेंट अमाउंट. तो भाई पेनल्टी इज नॉट ऑल्टरनेटिव ऑफ ट्रांसफरिंग द अनस्पेंट अमाउंट. दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड इट इन दिस स्लाइड कि पेनल्टी इज नॉट ऑल्टरनेटिव. वो तो आपको सबक सिखाने के लिए आपके ऊपर एक जबरदस्ती अगेन एक मार है कि यू हैव टू पे दिस मच, बट आपका जो ट्रांसफर करना है ना, जो ड्यू ट्रांसफर है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा. तो पीनल प्रोविजंस क्या बोलते हैं? ऑन द कंपनी twice the unspent amount required to be transferred to any fund included in Schedule 7 of the Act or unspent CSR account
एज द केस में बी, और ₹1 crore विच एवर इज लेस, कि भाई जो आपका अनस्पेंड अमाउंट रह गया था, जो आपको शेड्यूल 7 में या अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में, अनस्पेंड शेड्यूल 7 मींस नॉर्मल जो 1 ईयर वाले थे, अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट मतलब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वाले थे, उन दोनों केसेस के अंदर जो हमारा सीएसआर का सरप्लस था, अनस्पेंड मनी अमाउंट था, उसको उसका ट्वाइस या फिर 1 crore विच एवर इज लेस, ये तो कंपनी के एंड पे पेनल्टीज है, कंपनी शैल बी पेनलाइज विद दिस मच ऑफ अमाउंट, और एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट 1/10 of the unspent amount required to be transferred to any fund included in Schedule 7 of the Act or unspent CSR 2 lakh whichever is less. जो हमारा अनस्पेंड है उसका यहाँ पे ट्वाइस था, यहाँ पे उसका 1/10 है फॉर द ऑफिसर इन डिफॉल्ट 1/10 और ₹2 lakh whichever is less. ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए. So these are the penal provisions. In case of, but strictly again I want to mention कि ये treatment of unspent amount है उसके लिए है ये. अगर आपने नॉन कंप्लायंस रिलेटिंग टू 135 है तो ये उसके लिए पेनल्टी नहीं है. दिस वी नीड टू टेक केयर ऑफ. इम्पैक्ट असेसमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत अच्छा एक चीज है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एंड ये भी हमारा जो अमेंडमेंट हुआ था उसी का आउटकम है. इम्पैक्ट असेसमेंट का एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है, आई थिंक मेनी ऑफ यू मस्ट बी वर्किंग ओवर इट, बट उसका यही है कि जो हमने किसी पर्टिकुलर सीएसआर प्रोजेक्ट को लाइक किसी एक्टिविटी को कैरी किया, अंडरटेक किया, उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ, दिस इज असेसमेंट ऑफ द सेम इज कॉल्ड इम्पैक्ट असेसमेंट. और यहाँ पे कंपनीज को ना इनकरेज करना है कि बिफोर अपनी सीएसआर अमाउंट को डिप्लॉय करने से पहले वो देख लें. उससे हमें क्या होता है कि एक केस स्टडी मिल जाती है, एक हमें कंपैरेटिव एनालिसिस मिल जाता है. बाय वे ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई जो हम यूटिलाइज करने वाले अगर इससे पहले किसी ने किया है, कोई कॉर्पस कहीं यूज हुआ है, तो उसका कितना इम्पैक्ट, कितना उसका सोशल इम्पैक्ट, कितना उसका सोशल लाइक बेनिफिट हमें मिला है, दिस वी कैन चेक ओवर हियर. एंड टू प्लान एंड एलोकेट रिसोर्सेज इन बेटर वे. और अगेन सिंपली जब हमारे पास कंपैरिजन अवेलेबल होता है तो वी कैन मेक अ बेटर मूव. सो इम्पैक्ट असेसमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है इट इज द सेम. नाउ अब इसका रिक्वायरमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एवरी कंपनी हु इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू मेक अ CSR, who is under the ambit of CSR obligations. Every company is not required. Only companies with minimum average CSR obligation of 10 crore or more in the immediately preceding 3 financial years. मतलब मैं 3 साल तक लगातार मेरा अगर जो CSR ऑब्लिगेशन है या जो CSR स्पेंडिंग्स है वो 10 करोड़ या मोर है, तब मुझे जरूरत पड़ेगी. एंड companies that have CSR projects with outlays of minimum 1 crore and which have been completed not less than 1 year before undertaking impact assessment. इस केसेस में ये आप देखोगे कि यहाँ पे सारी एंड सिचुएशन है, मतलब these are not having alteration, these are connected to each other. Impact assessment shall be carried out project wise only in cases where both the above conditions are fulfilled. और हमें अगर मैं एक से ज्यादा, मेरे पास मेरा कॉर्पस बहुत ज्यादा है, मेरा CSR ऑब्लिगेशन स्पेंडिंग्स जो है उसका साइज अगर ज्यादा है, इट्स अ लार्ज साइज, देन आई कैन कैरी मोर देन वन एक्टिविटी और द प्रोजेक्ट्स और द प्रोग्राम. In that cases, separate impact assessment shall be carried out project wise, where both the above conditions are fulfilled. In other cases, it can be taken up by the company on a voluntary basis. Necessity, essential जो हमें यहाँ mandatory है वो इन्हीं cases में है, otherwise voluntarily. But as a good governance practice, we should suggest our clients that they should go for the impact assessment. बिकॉज एक तो क्या होता है कि उसमें जो उनका जो मनी आई मीन जो उनको फीस होती है उसमें भी वो किसी प्रोफेशनल को किसी को हायर करते हैं. एक तो हमें स्कोप ऑफ बिजनेस वहाँ पे हम अपना लाइक स्कोप हमें रहता है हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करने का. सेकेंड जो हम उसमें देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर जो 5% अलाउड होता है, लाइक अप टू 5% जो जनरल मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में हम यूज कर सकते हैं, तो वो उसको बियॉन्ड भी हो सकता है. मतलब इम्पैक्ट असेसमेंट की जो हमारी फीस लगती है, जो चार्जेस होते हैं, दैट इज परमिसिबल, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और ओवरहेड्स में चले जाते हैं. एंड यहाँ पे मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ पे हम प्रोफेशनल्स के लिए ना स्कोप ऑफ वर्क जनरेट होता है. तो वी शुड सजेस्ट दिस फॉर our clients even if we are not finding it to be necessarily mandatorily done by the client. CSR reporting and disclosure ये हमने बहुत पहले डिस्कस कर लिया था कि whether reporting is mandatory. Yes, क्योंकि सब कुछ तो board driven है. CSR process is actually board driven process and the monitoring mechanism is totally disclosure based. सब कुछ आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, आपको अपनी बोर्ड रिपोर्ट्स के अंदर अगर अप्लाई हो रहा है, एम्बिट में आप आ रहे हो, ऑब्लिगेशन में हो, then too you have to mention in your board's report, director's report under 134 section 134. आपने नहीं नॉन कंप्लायंस किया, नॉन कंप्लायंस है, तभी भी आप उसको मेंशन करोगे. आपने कर लिया लेकिन फिर भी इतना रह गया या आप नहीं कर पाए, then again you will have to mention in the board report. So CSR जो whole concept है, it is all disclosure based.
So it has to be every nook and corner should be duly covered and duly reported in the board report only. What are the disclosure requirements on the website of the company? और जिन cases में companies की websites होती हैं, they also have to mandatorily disclose the following: composition of the CSR committee, CSR policies क्या हैं, and जो projects board ने approve किए हैं, it should be duly given. And ये mandatory elements हैं, mandatory ingredients हैं, जो कि with respect to CSR, every company if they are having their website, अब ये नहीं है कि इसके लिए उनको website बनानी जरूरी है, क्योंकि if any का option दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर उनकी वेबसाइट है, then mandatory they have to at least mention, they have to at least report these 3 ingredients into their website, and that is for the purpose of public access. And यहाँ पे एक चीज मैं और बताऊंगी आपको कि हमारा जो एक पोर्टल है which is csr.gov.in, उस पोर्टल पे भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज को we can look into, जो बहुत सारी कंपनीज कर रही है, उससे क्या होता है, हमें आइडियाज मिल जाते हैं. So in this way it becomes easier for us to like utilize our CSR corpus and utilize our CSR fundings and everything. I think with this I'm okay with the CSR concept. If some questions are there, I can take care of it. Ma'am, we have one question. हाँ. A private company हाँ, having. फिर से मुझे नहीं दिख रहे हो. What has happened? I don't know. Let me check once again. Yes, ma'am. हाँ, अब आप दिख रहे हो. Yes. Now visible? हाँ. Yeah. Okay. A private company having net profit before taxes 12.16 crores, rupees 8.39 crores, rupees 4.87 crores, and 2 crores during financial year 2021, 1920, 1819, and 1718, respectively. But company neither made any provision nor expenditure till financial year 21-22. During financial year 21-22, net profit before tax will be over rupees 5 crores. Kindly advise what to do now for compliances of CSR. So first of all, I need to say, although section 135 we have not complied, 135 subsection 1 का breach हुआ है, this is for sure. कि कंपनी का क्राइटेरिया फॉल कर रहा था विद इन एम्बिट थी, बट स्टिल उन्होंने कोई कंप्लायंस नहीं किया. सो इट इज इन द ब्रीच ऑफ सेक्शन 135 सबसेक्शन 1. But first of all, we need to check, Shikha, if the company has made any reporting into their director's report. If it is not so, so it is again a contravention of section 134, subsection 1, which again says कि director's report should comply with everything. और यहाँ पे हमें ये और देखना पड़ेगा कि have they formed their CSR committee, मतलब कितने प्रकार का कुछ भी any sort of action, any sort of strategy have they formed or not. If nothing is being done, definitely अब जो current year का उनका होगा उसमें उनको मेंशन करना होगा, क्योंकि देखो हमने अभी देखा कि गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, एमसीए की तरफ से आपको कोई डायरेक्ट नोटिस इशू नहीं होगा. बट येस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू इज कि 2022 का जो अब डायरेक्टर्स रिपोर्ट जाएगा ना, इसमें वी नीड टू मेंशन. और इस साल के लिए तो एटलीस्ट हम सीएसआर कमेटी अभी हम अर्जेंट बेसिस पे हम फॉर्म कर लें. कमेटी का फॉर्मेशन करने के बाद हम अपनी जो भी एनुअल जो हमारा प्लान है, एनुअल एक्शन प्लान, उसको हम स्टार्ट कर दें. तो आप हम ये सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि हमें लास्ट ईयर्स के अंदर अगर किया है तो ठीक है, फिर 134 का भी अगर कॉन्ट्रीब्यूशन है तो हमें उसको डील आउट करना पड़ेगा. अदरवाइज हम इस ईयर में, करंट ईयर में, तो वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ, क्योंकि ये 135 सबसेक्शन 1 का ब्रीच है. Okay, ma'am, thank you. Now members are requested, if they have any queries, please raise your hands or put it on your chat box. I'm also would like to, should I see my chat? I mean, some chats are there. Yes, ma'am. Okay, this is all about the numbers. Yeah. I wanted to check if any queries is there. No, ma'am, You are no taking query care left. of, na? Okay. Yes, Very ma'am. Yes, yes. Please raise your query if anyone have. I think you have sorted out all queries of members. Thank you so much, ma'am. or the vice versa might be like it was so unexplainable कि कोई queries ही नहीं raise हुई है. Was it so? I don't know. I think it was really nice deliberation from your side. Thank you so now, much. Shikha, एक चीज और थी जो independent directors का भी था. So yes, if we do ma'am. have a time, can we speak upon it? Yes, ma'am. We have a time. है ना? 30 minutes we can have, क्योंकि मुझे कुलदीप Yes. जी ने बोला था कि independent directors also we need to members wants to know about it.
तो Just one इंडिपेंडेंट, minute. हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए लेट मी ओपन वन मोर शॉर्ट थिंग इज देयर. देखिए ये सब मैं आपको शेयर भी कर दूंगी इफ Yes, ma'am. कुड बी. तो उसमें जो क्या होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अगेन इट इज वेरी वेल गिवन एज दिस वर्ड स्पीक्स इटसेल्फ. इंडिपेंडेंट मींस व्हिच इज समथिंग वेरी अनबायस्ड, जिसमें जो किसी से भी अफेक्टेड नहीं है, मतलब व्हिच इज हैविंग इट्स ओन से. एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का मैं सबसे आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊं जो हम प्रैक्टिकल पार्लेंस में देखते हैं ओवर द कंपनीज इज दैट दे आर एक्चुअली द परफॉर्मेंस, दे मेक परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. किसी को भी नहीं, हमें मतलब जनरली हमें नहीं पता, पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अपना सेपरेट मीटिंग का कॉन्सेप्ट है. और उस मीटिंग के अंदर, सेपरेट मीटिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर, दे कैन इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल एज जो लाइक जो मतलब सीनियर मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, उन सबकी परफॉर्मेंस को वो लोग अप्रेज करते हैं. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर सेपरेटली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो उनका अपना इंडिपेंडेंट वर्किंग्स होता है, उनका अपना अनबायस्ड से होता है ओवर द कंपनीज. एंड उनका जो मेन रोल होता है टू सॉर्ट आउट द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कंपनी एंड द मैनेजमेंट. कहीं पे भी स्टेक होल्डर्स और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल. वहां पे वो उनके पास वीटो पावर होती है इन बाय वे ऑफ कि बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड टू एनी ऑफ द प्रमोटर. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते कौन है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को हम जनरली देखते हैं those who are not the whole time directors, those who are not the managing directors and those who are not the nominee directors. इनके बियॉन्ड जो भी डायरेक्टर्स हो सकते हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो सकते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो एलिजिबिलिटीज है, एलिजिबिलिटीज के अंदर एक तो ठीक है, वो तो है ही कि भाई अभी उनको एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है, डाटा बैंक से कंपनी को चूज करना होता है, वो तो एक नया चीज है. बट जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर अर्स्टवाइल भी था, इट वाज दैट कि जो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो कहीं भी किसी से भी कनेक्टेड नहीं होना चाहिए. मतलब वो प्रमोटर से भी नहीं कनेक्टेड होना चाहिए, ना वो खुद प्रमोटर कनेक्टेड है, ना वो खुद कभी प्रमोटर रहा है, ना उसके रिलेटिव्स कभी प्रमोटर या रहे हैं या प्रमोटर से कनेक्टेड रहे. तो दिस इज वन थिंग. सेकेंड थिंग, उसका कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं. पेक्यूनरी मीन्स एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप. if मतलब ID need not to be into any sort of pecuniary relationship with a company या उसकी holdings company, subsidiary company, associate company. इवन हम ये बोलते हैं कि उनके ऑडिटर्स के साथ भी लास्ट 3 years से उनका कोई काम ना हुआ हो, वो नहीं फॉर्म कर सकते. मतलब दे कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड, दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द ID. यस. एंड अगेन जो उनके किसी भी लॉ फॉर्म के साथ अगर आप हो तो उस लॉ फॉर्म का भी आप पार्ट नहीं होना चाहिए. एंड इंडिपेंडेंस की आप ये देखो कि उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई है कि नीदर यू योरसेल्फ नॉर योर रिलेटिव्स एंड नॉर द यू आर रिलेटेड टू द रिलेटिव्स ऑफ दोज थिंग्स. मतलब ना आपके रिलेटिव ना उनके रिलेटिव, कहीं पे भी आप किसी से भी कनेक्टेड नहीं. तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो मेन हमारा जो क्रक्स हम जो देखते हैं ना, वो इतना इंटेंसिटी हाई है कि just to formulate the unbiased approach, just to obtain the unbiased approach. तो यहाँ पे मैंने इसमें कवर किया हुआ है कि who's not a promoter, A, B, C and all the points, these are all carrying the necessary qualifications. आप ये देखोगे तो A, B, C, D में it's a very big definition कि who can be the like independent directors. यहाँ पे अब ये आपको बताती हूँ मैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो बहुत क्रूशियल रोल था, जो भी अभी हमने बोला कि क्योंकि वो गवर्नेंस का मेन फेस होते हैं. आई मीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लेवल पे भी जो मेन गवर्नेंस होती है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होती है. इवन मैं आपको ये बोलूँ कि कंपनीज एक्ट के अंदर कहीं पे भी ये नहीं, उन्होंने कोई डिस्पैरिटी नहीं की है बिटवीन द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड अदर डायरेक्टर्स. दे ऑल आर कैरिंग द सेम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट यस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में जो के पास से होती है कि अगर वो किसी एक्ट उनकी अनविलिंगनेस या उनकी नॉलेज के बियॉन्ड हुआ है तो दे कैन से नो, दे कैन फाइट फॉर इट. क्योंकि नॉर्मल जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो एक्स डायरेक्टर्स भी आपने देखा होगा, तो एक्स डायरेक्टर्स के केस में भी अगर कंपनी सपोज कोई लिक्विडेशन में जा रही है, कोई मिस्टर ए थे, वो 5 साल पहले डायरेक्टर थे, स्टिल उनके पास नोटिस आता है, स्टिल दे नीड टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी. बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के केस में ऐसा नहीं. If something has happened, some kind of a omission or commission has happened beyond his knowledge or without his knowledge, then he has no life. But otherwise, Companies Act is not making any sort of disparity between the
independent directors and other directors. अभी एक जो ये हम भी बहुत स्टार्टिंग में कुलदीप जी ने भी और क्वेश्चन किया था कि एक जो हमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है, तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहती हूँ, मेन हम इस पे ही फोकस करते हैं कि जो ये आईडीज का जो डाटा बैंक है, एक्चुअली इट इज प्रमोटेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, IICA। वो इसको पूरा डाटा बैंक वही क्रिएट करता है। एंड जो ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी असेसमेंट टेस्ट होता है, इट इज ऑल्सो बीइंग कंडक्टेड बाय IISc. So IICA is the prime institute for the same. First of all, data bank is created by the same. क्या होता है कि if I do feel, if I want to be, या I was at some point of time, if the independent director of a company, then I have to enroll myself with this data bank. उस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ऐसा नहीं है कि पहले मैं अपने को टेस्ट दूंगी, उसमें क्लियर करूंगी, तब मैं डाटा बैंक में मेरी एंट्री होगी। आपने डाटा बैंक में अपनी एंट्री करा दी, उसके विद इन अ ईयर यू हैव टू appear in an exam, online proficiency assessment account examination, and उस टेस्ट को आपको क्लियर करना है। And the applicability is within 1 year you can do this after getting yourself registered with the data bank. As many as attempts you want, you can go for it. Attempts का कोई prohibition नहीं है, as many as attempts आप उसको दे सकते हो, कहीं पे भी कोई restriction नहीं है। यहाँ पे exemptions मिलती हैं उनको, अगर suppose कोई individual किसी listed company के साथ या unlisted company के साथ for 10 years say as a director या as a executive director अगर वो enrolled है, या KMP के through अगर है key managerial personnel, अगर वो इस role को perform कर रहा है for the last 10 years, then that individual need not to appear for this online self this assessment test, वो exemption है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, डाटा बैंक में रजिस्ट्रेशन के विद इन 1 ईयर आपको टेस्ट देना है, IICA इसको कंडक्ट करता है, एंड एग्जेम्पशन इन केसेस ऑफ इंडिविजुअल who are in as a position of KMP or director with a listed or unlisted company for last 10 years, और उसमें वो ओवरलैपिंग ऑफ ईयर्स शैल नॉट बी काउंटेड। मतलब अगर 3 साल आपने एक पब्लिक में काम किया, 3 साल फिर आपने एक लिस्टेड कंपनी में काम किया, तो वो एक ही काउंट होगा, वो उसको एट द स्ट्रेच 10 इयर्स हम काउंट नहीं करेंगे। तो 10 इयर्स का जो पीरियड है वो इट शुड बी एट अ स्ट्रेच, वो ओवरलैपिंग विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो ये एग्जेम्पशन है इसमें शिखा। और हम ये देखते हैं कि जो मिनिमम एज है, ऑल्दो उसमें कंपनीज एक्ट और जो आईडीज की बात कर रही हूँ मैं, आईडीज के लिए कंपनी एज जो मिनिमम एज है वो 18 इयर्स बताता है, और जो सेबी के जो LODR लिस्टेड कंपनीज के लिए जो उनकी लाइक एलिजिबिलिटीज है, उसमें वो मिनिमम एज 21 इयर्स बताता है और 75 इयर्स बताता है मैक्सिमम एज, जबकि कंपनीज एक्ट बोलता है मिनिमम इज टू बी 18 इयर्स, जो कि वो नॉर्मल डायरेक्टर के लिए, एंड मैक्सिमम हैज नो लिमिट। तो सेबी और कंपनीज लॉ में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और सेबी के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं इन केस फॉर द लिस्टेड कंपनी, अगर मैक्सिमम एज इज बियॉन्ड 75 इयर्स, देन अगेन विद बाय द वे ऑफ पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन वी कैन लाइक कैरी ऑन विद द सेम, हम इसको अप्रूव करवा सकते हैं एंड द पर्सन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। और यहाँ पे हम ये बोलना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो लायबिलिटी होती है ना, वो ना तो प्रमोटर है ना की मैनेजरियल पर्सनल है, तो उसकी लायबिलिटी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन बाय अ कंपनी which had occurred with his knowledge attributable to through both processes and with the consent of connivance or where he had no acted diligence, means कि जो उसकी नॉलेज के बियॉन्ड हुआ या जिसमें उसकी सहमति नहीं थी आईडी, अगर उसके बियॉन्ड कुछ होता है तो इट इज he is not liable, he is totally his liability is totally over and above, वो he shall not be liable। बट यहाँ पे पता है क्या एक चीज और भी है कि कंपनीज एक्ट बोलता है कि आईडीज आर हैविंग द सेम रूल्स, सेम रोल एंड सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज एज अदर डायरेक्टर्स आर हैविंग। बट यहाँ पे क्या है, वही एक सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिशन शैल बी यूज्ड, राइट। अभी हम बात करते हैं अगर रोल्स एंड फंक्शंस की, तो रोल्स एंड फंक्शंस के ना सबसे बड़ा फंक्शन होता है माइनॉरिटीज को या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। जहाँ पे भी लगता है उनको कि बोर्ड और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसमें दे हैव पावर टू स्पीक अपॉन एंड दे हैव अ पावर टू टेक केयर ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी एंड टू हेल्प इन द कॉर्पोरेट गुड गवर्नेंस। क्योंकि आईडीज जो होती है वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, उनका टोटली अनबायस्ड पार्ट है, तो वो उनको मतलब मैक्सिमम दे हैव टू वर्क इन दैट वेज कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अच्छे से फॉलो करने में कंपनी को हेल्प कर सकती है।
रोल्स एंड फंक्शंस अगेन बहुत सारे ये थ्योरेटिकल हैं, जिसमें हम ये बोलते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, पर्टिकुलरली जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको हम सेफ गार्ड करें। फिर जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स हैं स्टेक होल्डर्स के, उसके बीच में उनके पास वीटो पावर होती है, उसमें वो अपना से प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो यहाँ पे क्या होता है कि उनका कुछ भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं या जो सीनियर मैनेजमेंट है, उनका रेम्युनरेशन डिसाइड करना, उनका अपॉइंटमेंट डिसाइड करना, उनका रिमूवल डिसाइड करना, here also IDs can play a very good, they can help in deciding, because उनको कंपनी का जो डेवलपमेंट, कंपनी का like what we can say is कंपनी का जो गवर्नेंस है, सोशल इम्पैक्ट है, they are actually taking care of the social impact of the organization as well. And Shika, here it is important to mention, I just remember, they cannot take remuneration, they only take their remuneration by way of sitting fees or by way of reimbursement. So वो or any sort of commission in the profits of the company as mutually decided between the company directors, board of directors and I. This is what important. और उसकी उनकी जो ड्यूटीज है ना, ड्यूटीज के अंदर वो यही है कि अप्रोप्रिएट इंडक्शन होना, उनको टाइम टाइम पे अपने आप को, एक्चुअली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर द मेनली दे आर द पीपल ऑफ एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। कि सपोज अगर मैं ऑयल कंपनी से बिलोंग करती हूँ, तो मैं, आप देखोगे उसमें कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो हमेशा एक ऑयल इंडस्ट्री से का ही कोई टाइकून होते हैं, ऑयल इंडस्ट्री का ही कोई वेटरन पर्सन होते हैं जो हु इज बीइंग अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि उनको अपनी एक्सपर्टीज शेयर करनी है। तो आईडीज के केस में आप हमेशा नोटिस करना कि एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, दे आर ऑलवेज द सीनियर पीपल विद 15-20 years ऑफ एक्सपीरियंस इनटू देयर इंडस्ट्री। इट ऑलवेज मैटर्स, क्योंकि उनको एक बेसिकली रेम्युनरेशन नहीं मिलता, उनका सिटिंग फीस ही इम्पोर्टेंट होता है, उनका प्रॉफिट्स के अंदर कमीशन is their bread and butter which they get from the company into which they are being appointed as the ID. So expertise and experience is main ingredients for their being appointed. And particularly उनको जरूरी नहीं होता, यहाँ पे देखो एक्ट में ये बोलता है कि क्या उनको सारी मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स, क्या उनको सारी एनुअल जनरल मीटिंग्स करनी चाहिए, मतलब दे शुड अटेंड। तो हमेशा एक्ट ये बोलता है कि स्ट्राइव टू अटेंड, मतलब कि उनके अंदर ये जज्बा होना चाहिए, दे शुड बी विलिंग टू अटेंड, बट उनके ऊपर कोई ऐसा नेसेसिटी, कोई इम्पोजिशन नहीं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि दे शुड बी स्ट्राइव टू अटेंड ऑल द बोर्ड मीटिंग्स, दे शुड बी स्ट्राइव टू अटेंड द जनरल, बट नॉट नेसेसरी। एंड दे कैन बी अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, IDs कैन बी अपॉइंटेड। और हाँ, एक चीज और, एक क्वेश्चन किया था अभी कुलदीप जी से बात हुई थी कि उसमें कोई क्वेश्चन था मेंबर्स का, भी पूछते हैं कि भाई आरडीज अगर किसी मीटिंग में नहीं बुलाया, they wanted to come but they have not been called, so can they question? Yes, they can question, because they are concerned about the company's welfare and they are supposed to, they are strive to join all the board meetings, all the annual general meetings, so definitely they can make a question. They are having the same roles and responsibilities as a normal director the company has, so they can very well yes make. Second thing is कि they are appointed for a period of 5 years, वो रोटेशन से फ्री होते हैं, उनके ऊपर रिटायरमेंट बाय रोटेशन अप्लाई नहीं होता, एंड कॉन्सिक्यूटिवली फॉर द 2 tenures they can sit, I mean 5 साल की 2 tenures they can complete for। अगर उनको 3rd tenure भी लेना है तो 3 years का कूलिंग ऑफ पीरियड रहता है, और उस कूलिंग ऑफ पीरियड के अंदर नीदर विद द एम्प्लॉयर, नीदर विद द कंपनी, नॉर विद देयर ऑडिटर, nor with their legal firm or any of their associate or holding or subsidiary company, any of the related company to them or related consulted to them, they should be attached to। किसी के साथ उनका attachment is 3 years के cooling period में नहीं होना चाहिए। This is perfectly being given in the law itself। And section 149 जो है वो इसका generator है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 जो है वो एक्सप्लेन करता है कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर हु इज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन 149। 149(6) जो है एलिजिबिलिटीज बोलता है, लिस्टेड कंपनीज के केस में 1/3 होना चाहिए ऑफ द टोटल। अनलिस्टेड के केस में अगर हम वही बोलते हैं कि अनलिस्टेड के केस में अगर उनका क्या क्राइटेरिया है, यस उनका अगर पेड कैपिटल है 10 करोड़ का, उनके लोन्स एंड आउटस्टैंडिंग्स है अगर 50 करोड़ के, एंड अगर उनका टर्नओवर है 100 करोड़ का, ये एलिजिबिलिटीज है, देन दे शुड बी अपॉइंटिंग ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये सब हम एलिजिबिलिटीज एंड क्राइटेरिया तो हम ले लेते हैं, बट हम जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स है उन्हें शिखा हम हमेशा वहाँ पे स्टक ऑन करते हैं
कि भाई मीटिंग में नहीं हुआ तो क्या कॉल करना चाहिए, कितनी लाइबिलिटीज रहती है, लाइबिलिटीज हैं उसकी, बट यस उनकी डे टू डे अफेयर्स में बिकॉज वो प्रमोटर नहीं है एंड वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, तो मैं वही बात बोल रही हूँ कि इंटरप्रिटेशन बहुत मैटर करता है हमारे किसी भी प्रोविजन के केस में, क्योंकि ये नॉन एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव के अंदर भी वो अदर देन नॉन एग्जीक्यूटिव है, तो मींस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है जिनका कंपनी के डे टू डे अफेयर से कोई मतलब नहीं है, तो उनकी लाइबिलिटी भी इसीलिए रिस्ट्रिक्टेड है, राइट, उनकी लाइबिलिटीज रिस्ट्रिक्टेड रहती है, उनका रेमुनरेशन का टाइप दूसरा होता है, उनका टेन्योर वो रिटायरमेंट रोटेशन से बिल्कुल मुक्त रहते हैं, दे आर फ्री फ्रॉम, तो ऑल दीज जनरल जो नॉर्मल डायरेक्टर्स के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, एंड दे आर हैविंग द सुपर पावर ऑफ, और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सेपरेट मीटिंग अपनी, अगर एक कंपनी के अंदर मोर देन वन डेफिनेटली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कलेक्टिवली अपनी एक मीटिंग को वंस इन अ ईयर दे हैव टू मेक इट, और उसमें वो अप्रेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को, सीनियर मैनेजमेंट को, और कंपनी के ओवरऑल डेवलपमेंट, और उस अपनी रिपोर्ट को वो फिर थॉरली कंपनी के शेयर होल्डर्स को एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी देते हैं, और ये चीज वाइस वर्सा चलती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑल्सो डिस्क्राइब एंड दे ऑल्सो डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ देयर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, क्योंकि उनको उन्होंने अपॉइंट किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, so they are also having the responsibility and the duty as a normal director of the company to discuss their performance, right? Let me check if something more important is remaining. हाँ, और एक होता है कि एवरी ईयर दे हैव टू गिव देयर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें उनको सब कुछ देना होता है कि हम भाई प्रमोटर से कनेक्टेड नहीं है, हम किसी उससे कनेक्टेड नहीं, हम टोटली इंडिपेंडेंट है, और अपॉइंटमेंट होने के बाद जो फर्स्ट हमारी बोर्ड मीटिंग होती है, उस फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में दे हैव टू गिव देयर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और एवरी फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें इनको देना होता है, तो एवरी ईयर दे हैव टू प्रेजेंट देयर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कि दे आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के अंदर वही वाला हम क्राइटेरिया देखते हैं कि प्रमोटर्स कनेक्टेड नहीं है, उनके रिलेटिव कनेक्टेड नहीं है, एंड जो रिलेटिव जो प्रमोटर्स या जो उनके मतलब ऑडिटर्स वगैरह किसी से भी उनके रिलेटिव्स भी कनेक्टेड हैं, और वो 2% से ज्यादा उनके पास वोटिंग पावर नहीं है, 10% से ज्यादा उनका कंपनी में स्टेक नहीं है, वो सब चीजें दे आर ओनली दे हैव टू मेक द डिक्लेरेशन, दैट फॉर्मेट इज देयर, और उसके अंदर शेड्यूल जो 4 है जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करता है, वहां पे उनका फॉर्मेट भी दिया हुआ है, जिस फॉर्मेट के थ्रू दे हैव टू प्रेजेंट देयर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस टू द कंपनी एंड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट? रेम्युनरेशन इज यस, हाँ, वो कोई भी ईसॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, they cannot be provided any sort of ESOP. Tenure we have decided, we have discussed here. Liabilities also we have discussed since they are non-executive, not being promoters, neither they are KMPs, so shall not be held responsible for any day-to-day affairs of the company. They are totally independent. Retire by rotation is not applicable upon them. मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए हमने भी सारा देख लिया, जो डाटा बैंक में उनका मस्ट है, रजिस्ट्रेशन मस्ट है, सेल्फ जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है इट इज मस्ट टू बी कंप्लीटेड बाय देम, सो दिस इज द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट। दे कैन जो उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होता है या सीनियर मैनेजमेंट होता है, उसका भी वो लोग रिमूवल भी कर सकते हैं, रेसिग्नेशन भी कर सकते हैं, एंड जो सेक्शन 169 8 और 169 जो नॉर्मल डायरेक्टर्स के केस में अप्लाई होता है, उसके थ्रू वो अपना रेसिग्नेशन और अपना रिमूवल उन पे भी अप्लाई होता है, so they can also resign themselves and they can be removed by way of section 168 and 169. And separate meetings we have discussed earlier, they have to conduct just to review the performance of a non-independent director, review the performance of the chairperson of the company, और कंपनी का एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव सबको वो लोग डिस्कस कर सकते हैं, और उनको अपना जो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होता है वो उनको सबमिट करना होता है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड टू द शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ देयर रिपोर्ट, सो दिस इज व्हाट रिमेन्स द इवैल्यूएशन मैकेनिज्म। I think I'm through from my part now. Okay. I have completed. Ma'am, we have one question in chat box. So if you can see, net profit before taxes rupees 10 crore in 2022. In 2021 rupees 5 lakhs. मैम यहाँ पे मेरे को नहीं दिखता, क्वेश्चन तो नहीं दिखता मुझे। Okay, I'm speaking. Okay.
Net profit before tax rupees 10 crores in 2022. Hmm. Right. In 2021 rupees 5 lakh. Hmm. 2020 loss rupees 5 lakh. And in 2019 profit rupees 12 lakh. Hmm. CSR will be applicable in the year 22, 2022. हाँ, Yes, 22, 22, 23. yes. Any form is required to file to MCA? अभी तो नहीं, CSR2 actually has to, but CSR2 की जो requirement होगी वो 2023 में होगी, क्योंकि 2022 के जो मार्च एंडिंग है उसमें आप एक तरह से ये डेलिब्रेट करोगे कि कंपनी इज फॉलिंग विद इन द एम्बिट ऑफ CSR. So in 2023 we will file the CSR2, which is a kind of a return, which is showing all your fund allocation and your utilization modalities, everything will be there. So in this it will not fall. 2022-23 shall be the year of implication. So we'll do in that. Okay, ma'am. Anyone have any other questions? Please raise. I think no question left, ma'am. Thank Okay. you so much. Thank you, ma'am, for your wonderful deliberations. Thank you so much. This was really helpful for all of us. Now, I would like to invite CA Ruchi ma'am for vote of thanks. Ruchi ma'am, are you there? Let me just. जब हम ज्वाइन कर रही है रुचि में 2 मिनट में ज्वाइन कर रही है. Ruchi ma'am, are you there? Thank you, Ruchi ma'am, for coming here. I would like to invite you for vote of thanks. Yeah, thank you, Shikha, so much for hosting it so well. I would like to thank you, Shweta ma'am, for being here with us, with the population of Jaipur and other participants from various locations, for guiding us through the CSR rules. I think this topic is something which is very much important and is not very known to all. Everybody is not that aware of the topic. So I think this is very much important for all of us to know the rules that are pertaining to our companies that we are auditing and going through. So thank you so much, Shweta ma'am, and thank you for all the participants for being a lovely audience and for your queries and being interactive during the session. So thank you, Shikha, and thank you, everyone. Over to you. Thank you. Thank you. Should we leave now? Yes, ma'am. Yes, Thank you. ma'am. Thank you. Thank you, Ruchi ma'am.